Hello everyone, I am Rachna. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain short questions of our 10th class poem. तो चलिए शुरू करते हैं. Where are the trees in the poem? कहते हैं कि इस कविता में जो trees हैं, पेड़ हैं, वो कहाँ पे हैं. What do their roots, their leaves and their twigs do? उनकी जड़ें, उनके पत्ते और उनकी टहनियाँ क्या करती इस पोम में. ठीक है, तो चलिए आंसर देखते हैं. द ट्रीज आर इन द हाउस. तो बताया गया है कि इस पोम में जो ट्रीज हैं वो घर के अंदर हैं. देयर रूट्स ट्राई टू डिसंगेज दैमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा. और कहते हैं कि उनकी जो जड़ें हैं वो खुद को डिसंगेज करने की कोशिश कर रही हैं. जो बरामदे की फर्श की दीवारें हैं उनसे खुद को मुक्त करने में वो लगी हुई हैं. देयर लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास. उनके पत्ते भी शीशे की तरफ जाने का प्रयत्न कर रहे हैं. देयर ट्विग्स हैव बिकम स्टिफ विद एक्सर्शन. और उनकी टहनियाँ भी, क्योंकि वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी जो टहनियाँ हैं वो भी प्रयत्न करने से और वो सख्त हो गई हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं. व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द ट्रीज. कहते हैं कि ये जो पोम है हमारी द ट्रीज, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है. इट इज़ डीपली सिम्बोलिक पोम. तो ये पोम है गहराई में सिम्बोलिक पोम है. सिम्बोल यहाँ पे जो ट्रीज हैं उनको कंपेयर किया गया है महिलाओं के साथ, वुमेन के साथ. In it, the poet expresses her satisfaction to see that women have begun to move out of the four walls of their house. इस पोम में, इस पोम की पोइट जो हमारी है, पोइट का क्या नाम है, एड्रिन रीच. हमारी पोइट की, हमारी पोम की जो पोइट हैं वो ये एक्सप्रेस करती है, अपने सेटिस्फैक्शन को दर्शाती हैं कि जो हमारे जो वुमेन है जो पहले चार दीवारी के अंदर ही रहती थी, उन्होंने अब घर से बाहर जाना शुरू कर दिया है. दे हैव नाउ बिगन टू टेक पार्ट इन द वर्ल्ड ऑफ मैन. और उन्होंने इस संसार में, जो ये इंसानों का संसार है, उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है. दस मेड दैट वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल एंड म्यूजिकल. और इसी के कारण जो ये संसार है, ये दुनिया है, ये ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है और म्यूजिकल हो गया है ये पूरा संसार. ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा. हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ट्रीज इन द हाउस. कहते हैं कि इस पोम में जो हमारे पोइट हैं, जो हमारी पोइटस हैं, वो क्या डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ ट्रीज इन द हाउस. वो पेड़ों की के स्टेट को, पेड़ों की अवस्था को इस पोम में वो कैसे दर्शाती हैं. हाउ डज एड्रिन रीच डिस्क्राइब द ग्रोविंग ऑफ द ट्रीज इनसाइड द हाउस. कैसे वो डिस्क्राइब करती हैं उन पेड़ों को जो कि घर के अंदर ही बड़े हो रहे हैं. ठीक है, तो चलो आंसर देख लेते हैं. आंसर देखते हैं अब इसका. चाहे क्वेश्चन ये आ जाए चाहे ये आ जाए, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं. द ट्रीज आर रेस्टलेस टू मूव आउट. जो पेड़ हैं वो बिल्कुल रेस्टलेस हो गए हैं, मतलब बेचैन हो गए हैं बाहर जाने के लिए. देयर लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द विंडो ग्लास. और उनके पत्ते हैं वो भी विंडो से बाहर जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं. द ट्विग्स हैव बिकम स्टिफ. और उनकी शाखाएं हैं वो भी सख्त हो गई हैं. ड्यू टू एक्सर्शन, मतलब प्रयत्न कर रहे हैं, इसके कारण वो भी सख्त हो गई है. द बाउज हैव बिकम क्रेम्प्ड ड्यू टू देयर लॉन्ग कन्फाइनमेंट. कन्फाइनमेंट का मतलब होता कैद. और जो टहनियाँ हैं वो भी बिल्कुल उलझी हुई हो गई हैं. क्रैम्प्ड का मतलब होता है उलझी हुई हो गई हैं, जो कि बहुत सारे समय से कन्फाइनमेंट में थी, जो कैद में थी. दे आर सफलिंग रेस्टलेस अंडर द रूफ. वो छत के नीचे बिल्कुल रेस्टलेस फील कर रही हैं. दस द पोइट सिम्बोलिकली डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ वुमेन हु हैव बिकम कन्फाइंड टू द हाउस ओनली. तो यहाँ पे हमारी जो पोइट हैं उन्होंने यही डिस्क्राइब किया है कि कैसे जो महिलाओं की स्थिति जो घर के अंदर है उनकी स्थिति कैसे है. तो यही इसी को कंपेयर किया है पेड़ों के साथ, कि महिलाएं भी बाहर जाने के लिए प्रयत्न कर रही हैं. ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अपना. What type of trees are described in the poem The Trees? Where are they kept? कहते हैं कि ये जो पोम है हमारी द ट्रीज, इसमें किस टाइप के पेड़ों को डिस्क्राइब किया गया है और वेयर आर दे कैप्ट, उनको कहाँ पे रखा गया है. द ट्रीज डिस्क्राइब्ड इन द पोम आर द सिम्बोलिक ट्रीज ऑफ यूजलेस ट्रेडिशन. कहते हैं कि इस पोम में जो ट्रीज डिस्क्राइब किए गए हैं वो सिम्बोलिक ट्रीज हैं किसके, यूजलेस ट्रेडिशन के, हमारी जो बेकार की जो परंपरा है उसके. दीज आर कैप्ट इनसाइड द हाउस. और इनमें ये जो
पेड़ है इनको रखा जाता है कहाँ पे, घर के अंदर। तो सेम टू सेम कंपेयर किया गया है किससे, कि महिलाओं के साथ, कि महिलाएं भी परंपराओं से बंधी हुई हैं। कहा जाता है कि महिलाओं को घर से बाहर, हमारी जो ओल्ड ट्रेडिशन है उनके अकॉर्डिंग, कि महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ठीक है। तो यही सिंबॉलिक किया है किसके साथ, ट्रीज के साथ, और वो घर के अंदर ही रहती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो Why are the trees described in the first stanza of the poem the trees not useful for birds or insects? कहते हैं कि जो फर्स्ट स्टैंजा में, हमारी पोम के जो फर्स्ट स्टैंजा में पेड़ों को जो दर्शाया गया है, वो ट्रीज क्यों यूजफुल नहीं है हमारे बर्ड्स के लिए और इंसेक्ट्स के लिए। तो चलो आंसर देखते हैं। द ट्रीज डिस्क्राइब्ड हियर आर ऑफ यूजलेस ट्रेडिशन। यहाँ पे जो पेड़ों को दर्शाया गया है उन वो किसके लिए दर्शाया गया है, यूजलेस जो हमारी ट्रेडिशन है, प्रथाएं हैं, उनके लिए। दे आर डेकोरेटिव एंड पेंटेड टाइप ऑफ ट्रीज। वो बिल्कुल कैसे, वो असल के पेड़ नहीं है, वो डेकोरेटिव पेड़ है हमारे, पेंट किए हुए पेड़ हैं। विच आर केप्ट इनसाइड द हाउस, जिनको घरों के अंदर ही रखा जाता है। बर्ड्स कैन नॉट सिट ऑन दैम, पक्षी उनके ऊपर नहीं बैठ सकते। इंसेक्ट्स कैन नॉट हाइड इन दैम, और जो इंसेक्ट्स हैं, जो छोटे छोटे जीव हैं, वो भी वहाँ पे नहीं छुप सकते। सो दीज ट्रीज आर नॉट यूजफुल फॉर बर्ड्स और इंसेक्ट्स। इसीलिए ये जो ट्रीज हैं ये हमारे बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। होप समझ आया होगा क्यों यूजफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि जो इस पोम में जो ट्रीज डिस्क्राइब किए गए हैं वो कौन से ट्रीज हैं, वो उनको बोला गया हमारी यूजलेस ट्रेडिशन है। वो असल के पेड़ नहीं है, बल्कि वो डेकोरेटिव पेंटेड टाइप के ट्रीज हैं, जिनको घरों के अंदर ही रखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि दीवारों पे कई लोग पेंट करा लेते हैं ना, ट्रीज बनवा लेते हैं, तो ऐसे समझाया गया है, ठीक है। और कहते हैं बर्ड्स उनके ऊपर नहीं बैठ सकते हैं, और ना ही जो इंसेक्ट्स हैं वो वहाँ छुप सकते हैं, क्योंकि ये तो असल के ट्रीज हैं ही नहीं ना, हमारी यूजलेस ट्रेडिशन है। वॉट आर द थीम ऑफ द पोम द ट्रीज। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि थीम, हर एक पोम के थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इस पोम का, द ट्रीज पोम का थीम क्या है। तो चलो आंसर देखते हैं। ए फॉरेस्ट इज मीनिंगलेस विदाउट ट्रीज। कहते हैं कि अगर जंगल किससे बनता है भाई, पेड़ों से ही तो बनता है ना। अब सीधा हम बोले जंगल तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, कि बहुत सारे पेड़ पौधे, ठीक है। और जब पेड़ पौधे ही नहीं तो कैसा जंगल। वी कांट थिंक ऑफ ए फॉरेस्ट विद नो ट्रीज। हम सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे फॉरेस्ट को जहाँ पे पेड़ ना हो। सिमिलरली, बिल्कुल ऐसे ही वी कांट थिंक ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट वुमन। कहते हैं कि ऐसे ही बिना महिलाओं के हम इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। इट्स वाई द पोइट मीन्स टू से इन दिस पोम वुमेन आर इंडिस्पेंसेबल टू कंप्लीट द वर्ल्ड ऑफ मैन। इसीलिए हमारी इस पोम में पोइट कहते हैं कि इस बात का कहने का यही मतलब है कि जो महिलाएं हैं, मतलब महिलाएं हैं, वो परम आवश्यक है। इंडिस्पेंसेबल का मतलब परम आवश्यक है हमारे वर्ल्ड ऑफ मैन, हमारे इस आदमियों की इस दुनिया में वुमेन है वो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। महिलाओं के बिना इस दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जो आदमियों की जो ये दुनिया है, इसमें वुमेन का भी रोल परम आवश्यक है। ये हमारी इस पोम में बताया गया है, ठीक है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पसंद आए होंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पोम के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करा दूंगी, और ये वीडियो आपकी जो अभी सेट 2 के एग्जाम होंगे ना, उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को तो पता ही है कि बोर्ड एग्जाम की भी डेट आ गई है, 26-27 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, तो अभी से आप उसकी तैयारी कर दो। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझ आए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि आपको आगे भी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। सो चलिए शुरू करते हैं अभी। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द कमिंग एंड गोइंग ऑफ द फोग। यहाँ कहा गया है कि जो पोइट हैं वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं जो फोग आती है और फिर चली जाती है। या फिर ये क्वेश्चन आ जाए, डिस्क्राइब द पोइट्स ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द पोइट, कि आप डिस्क्राइब करो पोइट की ऑब्जर्वेशन को, कि पोइट ने क्या ऑब्जर्व किया फोग के बारे में। फोग मीन्स कोहरा, धुंध, ठीक है। धुंध जो कि अब सर्दियों के मौसम में आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्या, धुंध या फिर कोहरा। तो अब आगे देखते हैं। या फिर ये क्वेश्चन मिल जाए इसमें, हाउ हैज़ काउल सैंडबर्ग
पोर्ट्रेट द नेचर एंड इट्स साइलेंट वर्किंग इन फोग। कि पोइट कौन है इसके, ये जो पोम है इसके पोइट कौन है, कोल सैंडबर्ग जी। और उन्होंने कैसे दर्शाया है नेचर को, प्रकृति को कैसे दर्शाया है, और इसके साइलेंट वर्किंग इन फोग कि फोग के ऊपर जो प्रकृति के कार्य हैं, जो काम है, उनको कैसे दर्शाया। तो चलिए आंसर देखते हैं। द पोइट डिस्क्राइब्स द कमिंग एंड गोइंग ऑफ फोग बाय कंपेयरिंग इट विद ए कैट। कहते हैं कि जो कवि हैं उन्होंने दर्शाया है जो फोग का आना और जाना किसके साथ, कैट के साथ। ए कैट कम्स स्टेज लिटिल वाइल एंड देन गोज अवे। एक बिल्ली आती है, कुछ देर के लिए वहाँ पे रुकती है, एंड देन गोज अवे, फिर चली जाती है, विदाउट मेकिंग एनी साउंड, बिना किसी शोर किए। ठीक है, सो डज द फोग, और ऐसा ही फोग भी करती है। इट कम्स रिमेन स्टिल फॉर सम टाइम, ये आती है थोड़ी देर के लिए रहती है, एट ए प्लेस, एक जगह पे थोड़ी देर के लिए रहती है, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको ये फर्स्ट वाला मिल जाए, सेकंड वाला मिल जाए, या फिर ये थर्ड वाला मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए इन तीनों में से, आपसे पूछी एक ही बात गई है और आपको आंसर यही लिखना है। यहाँ ये पूछा गया है कि पोइट ने फोग का आना और जाना कैसे डिस्क्राइब किया है। तो हमने जो हमारी पोम पढ़ी थी तो उसमें भी अच्छे से मैंने समझाया था आपको कि यहाँ पे ना जो पोइट है उन्होंने फोग को डिस्क्राइब किया है बिल्कुल कैट के जैसे, कि जैसे कि बिल्ली आती है, क्योंकि बिल्ली के पैर फर के बने होते हैं, वो आ भी जाती है और फिर वहाँ से चली भी जाती है, तो भी हमें पता नहीं चलता है ना। सेम उसी तरह से यहाँ पे पोइट ने कंपेयर किया है बिल्ली को फोग के साथ, कि फोग भी आती है, कहीं पे भी बैठ के चली जाती है और एकदम से गायब हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता। अब सर्दियों में तो ऐसा होता है, आप लोग देखना कि जब आप लोग उठोगे तो दिखेगा हाय कितनी भारी धुंध आपको दिखाई देगी, लेकिन फिर कुछ ही देर में वो धुंध गायब भी हो जाती है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अब अपना। हाउ डज द पोइट कंपेयर द फोग विद ए कैट। कैसे पोइट इस पूरी पोम में बस सिर्फ एक ये इतनी सी बात समझाई गई है कि फोग को कंपेयर किया गया कैट के साथ। ठीक है, अगर पोम के अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन देख ली, पोम को अच्छे से समझ लिया, तो आपको इन क्वेश्चंस के आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बार जाके मेरे चैनल पे और आप मैंने सारी पोम्स के एक्सप्लेनेशन की भी वीडियो बना रखी है, चाहे वो देख लेना, चाहे अलग से फोक पोम की है वो वाली देख लेना। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगी। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट कंपेयर द फोग विद ए कैट। कैसे पोइट फोग को कंपेयर करते हैं कैट के साथ। द पोइट सेज दैट फोग इज लाइक ए कैट। कवि कहते हैं कि फोग बिल्कुल कैसे, कैट की तरह है। इट कम्स क्वाइटली लाइक ए कैट, ये आती है धीरे से बिल्ली की तरह। इट स्टीज ए लिटिल वाइल लुकिंग ऑल अराउंड, ये थोड़ी देर के लिए वहाँ पे रहती है। देन इट मूव्स ऑन एज क्वाइटली एज इट हैड कम, जितनी चुपचाप से ये फोग आती है उतनी ही चुपचाप से ये फोग गायब भी हो जाती है, बिल्कुल किसकी तरह, बिल्ली की तरह। तो हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी यही था, फोग और बिल्ली का कंपैरिजन ही था, और सेकंड में भी यही है, क्योंकि हमारी पोम में भी तो यही सब है ना। तो आगे और क्या पढ़ेंगे, जो पोम में होगा वही तो हम करेंगे ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फोग इज लाइक। हाउ डज द फोग कम। बात वही सेम पूछ ली कि जो हमारे पोइट हैं सैंडबर्ग जी, वो क्या सोचते हैं फोग के बारे में, कि फोग किसके जैसी है। हाउ डज द फोग कम, और जो फोग है वो कैसे आती है। तो ही थिंक्स इट इज़ लाइक ए कैट, वो सोचते हैं कि फोग बिल्कुल किसकी तरह, कैट की तरह। इट कम्स एज साइलेंटली एज ए कैट डज, वो बिल्कुल ऐसे ही साइलेंटली आती है जैसे कि बिल्ली आती है। वेयर डज द फोग लुक एंड हाउ, जो ये फोग है, धुंध है, वो कहाँ पे देखती है और कैसे। इट लुक्स ओवर लैंड एंड सी, तो कहते हैं कि बिल्ली फोग देखती है लैंड और सी पे साइलेंटली, चुपचाप से। रिमेनिंग स्टिल एट वन प्लेस, एक ही स्थान पे, रिमेनिंग एक ही स्थान पे रह के वो वहाँ उस जगह को देखती है। कहाँ पे, जैसे कि वो आके बैठ जाती है फोग लैंड पे, सी के ऊपर, और फिर वहीं पे चुपचाप बैठ के वो वहाँ देखती रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारे शॉर्ट आंसर में लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोग कंपेयर टू, फोग की कंपेयर किसके साथ किया गया। व्हाट डज इज लुक ओवर, फोग को किसके साथ कंपेयर किया गया, व्हाट डज इट लुक ओवर, और ये जो फोग है ये किसके ऊपर से देखती है। द फोग इज कंपेयर टू ए कैट, बिल्ली के साथ कंपेयर किया गया। इट लुक्स ओवर लैंड एंड सी साइलेंटली, रिमेनिंग स्टिल एट वन प्लेस। सेम टू सेम फोर्थ वाला ही आंसर है कि व्हाट डज इट लुक ओवर, वो किसके ऊपर देखती है,
तो कहाँ बैठ के कहाँ से कहाँ देखती है। इट लुक्स ओवर लैंड एंड सी साइलेंटली रिमेनिंग स्टिल एट वन प्लेस। तो यहाँ पे ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, हमारी ये जो पोम है फोग, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। एंड होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो HBSC और CBSC बोर्ड दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर डिड बेलिंडा लिव एंड विच वर हर पेट एनिमल्स। कहते हैं कि बेलिंडा जो थी इस पोम में, जो मेन कैरेक्टर था हमारा वो क्या था, बेलिंडा, और वो कहाँ पर रहती थी ये पूछा गया है। वेयर डिड बेलिंडा लिव, बेलिंडा कहाँ रहती थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ हर लिटिल ब्लैक किटन, ये पूछा गया है कि उनकी जो ब्लैक किटन थी उसका क्या नाम है। ठीक है, तो चाहे ये क्वेश्चन आ जाए चाहे ये क्वेश्चन आ जाए, आप आंसर सेम लिख देना। तो आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा कहाँ पे रहती थी, एक छोटे से सफ़ेद कलर के घर में रहती थी। सी हैड 4 पैट्स, उसके 4 पैट थे। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड। इनका नाम क्या था, एक का इंक था, ब्लिंक था, मस्टर्ड था और कस्टर्ड था। इंक वॉज ए लिटिल ब्लैक किटन। इंक क्या थी, एक छोटी सी ब्लैक कलर की किटन थी, मतलब बिल्ली थी। ठीक है, बिल्ली का जो बच्चा था वो था। ब्लिंक वॉज ए लिटिल ग्रे माउस। ब्लिंक किसका नाम था, माउस का नाम था। मस्टर्ड वॉज ए लिटिल येलो डॉग। मस्टर्ड किसका नाम था, डॉग का नाम था। एंड कस्टर्ड वॉज ए लिटिल पेट ड्रैगन। और कस्टर्ड कौन था, एक छोटा सा ड्रैगन था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारों के नाम भी बता दिए, ये भी बता दिया है कि कौन कौन थे उनके पेट कौन कौन थे। किटन थी, माउस, डॉग और कौन था, ड्रैगन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। हु वॉज कस्टर्ड एंड हाउ डिड ही लुक। कस्टर्ड कौन था और वो कैसा दिखता है। अगर आप लोगों ने इस पोम की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड की हुई है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार पहले ये क्वेश्चंस देखने से पहले आप लोग एक बार पोम की एक्सप्लेनेशन देख लेना, उससे आपको क्वेश्चंस भी अच्छे से क्लियरली समझ आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हु वॉज कस्टर्ड एंड हाउ डिड ही लुक। कस्टर्ड कौन था और वो कैसा दिखता था। तो अभी अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था कि कस्टर्ड कौन था, तो यहाँ पे बताया गया कस्टर्ड वॉज ए लिटिल पेट ड्रैगन। ठीक है, कस्टर्ड कौन था, देखो ये पहले क्वेश्चन में बताया गया ना कि लिटिल पेट ड्रैगन था कस्टर्ड। तो हम आंसर लिख देंगे, कस्टर्ड वॉज बेलिंडाज लिटिल पेट ड्रैगन। कस्टर्ड कौन था, बेलिंडा का छोटा सा पेट ड्रैगन था। ही हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया क्योंकि यहाँ पे यही पूछा है कि वो कैसा दिखता था। तो ही हैड बिग शार्प टीथ, उसके बड़े बड़े लंबे लंबे दांत थे। ही हैड स्पाइक्स ऑन हिज हेड, उसके सिर पे स्पाइक्स थे। ही हैड स्केल्स ऑन द अंडर साइड ऑफ द बॉडी, उसके बॉडी के साइड में स्केल्स थे। हिज माउथ लुक लाइक ए फायर प्लेस, उसका मुंह बिल्कुल आग की तरह लगता था। एंड हिज नोज लुक लाइक ए चिमनी, और उसकी नाक बिल्कुल चिमनी की तरह लगती थी। ही हैड डैगर्स, ही हैड डैगर्स मतलब उसके जो टोज थे वो बिल्कुल डैगर्स की तरह थे, बिल्कुल चाकू की तरह थे। ठीक है, तो यहाँ पे किसके बारे में बताया, कस्टर्ड के बारे में, कि उसके सिर के ऊपर स्पाइक्स थे और स्केल्स थे। उसकी बॉडी के साइड में उसका माउथ बिल्कुल फायर प्लेस की तरह, जैसे फायर प्लेस मतलब आग की चिमनी की तरह लग रहा था। और उसके डैगर्स, उसके जो टोज हैं उनके ऊपर डैगर्स, वो बिल्कुल चाकू की तरह यूं खड़े। वाई डिड कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। कस्टर्ड क्यों एक नाइस सेफ केज के लिए रोता था। कस्टर्ड कौन था, यहाँ पे ड्रैगन था। ठीक है, वाई इज द ड्रैगन कोल्ड, और ड्रैगन को क्यों बुलाया जाता था कोवार्डली ड्रैगन, की बड़ा ही डरपोक ड्रैगन है ये, तो सब लोग उसको चिढ़ाते थे कि तू तो बड़ा ही डरपोक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन बोलता था उसको, वाई क्यों नाइस सेफ केज के लिए वो रोता था। कस्टर्ड मिस्ट्रेस बेलिंडा ऑलवेज टीज्ड हिम इन ए अनमर्सीफुल मैनर। वो हमेशा जो बेलिंडा थी वो हमेशा कस्टर्ड को चिढ़ाती रहती थी। अनमर्सीफुल मैनर मतलब कोई भी दया भाव नहीं दिखाती थी उसके प्रति। अदर पेट्स इन द हाउस ऑल्सो लाफ्ड एट हिम, और जो और पेट्स थे वो भी उसके ऊपर हंसते थे। दिस वॉज द रीजन दैट कस्टर्ड वॉन्टेड टू लिव अलोन, यही रीजन था कि कस्टर्ड अकेला रहना चाहता था। एंड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और रोता था हमेशा कि उसे तो एक बड़ा ही नाइस सेफ सा पिंजरा मिल जाए और वो उसमें छुप के बैठा रहे। बट फॉर दिस डिमांड ऑफ द पुअर ड्रैगन इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड कॉल्ड हिम कोवर्डली ड्रैगन। लेकिन जब वो नाइस सेफ केज के लिए रोता था तो इसी वजह से वहाँ पे जो सारे थे इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, ये इसको क्या बोलते थे कि डरपोक ड्रैगन है तू तो। ठीक है,
चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ वॉज द पायरेट किल्ड, पायरेट को कैसे मारा गया। जब वहाँ पे ये आप पोम की समरी पोम की एक्सप्लेनेशन देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वहाँ पे उनके पास एक दिन एक पायरेट एक डाकू आ जाता है। तो फिर क्या होता है, ऑन सीइंग द पायरेट ऑल अदर पैट्स ऑफ बेलिंडा रेन अवे इन फियर। जब बोलते तो सब क्या थे, ड्रैगन को ही डरपोक बोलते थे, लेकिन उस दिन जब पायरेट आता है तो सारे बेलिंडा के जो सारे पैट थे वो भाग जाते डर के मारे। ओनली कस्टर्ड द ड्रैगन हैड द करेज टू फाइट द पायरेट। सिर्फ एक कस्टर्ड ही ऐसा होता है जिसमें करेज होता है किससे लड़ने का, पायरेट से लड़ने का। द पायरेट फायर 2 बुलेट्स, पायरेट ने 2 बुलेट्स छोड़ी। दे डिडंट हिट द ड्रैगन, लेकिन वो ड्रैगन को लगी नहीं। कस्टर्ड स्प्रिंग अपन द पायरेट एंड एट अप एवरी बिट ऑफ हिम। कस्टर्ड ने एकदम से कस्टर्ड ने उसके ऊपर छलांग लगा दी पायरेट के ऊपर और उसको खा लिया। एवरी बिट ऑफ हिम, उसका हर एक मतलब हर एक टुकड़ा, बिल्कुल भी जरा सा भी उसको छोड़ा नहीं, उस पायरेट को बिल्कुल ही खा लिया। किसने, ड्रैगन ने, कस्टर्ड द ड्रैगन ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब पायरेट आता है तो सारे तो डर के भाग जाते हैं, लेकिन एक सिर्फ ये ड्रैगन ही रहता है जो कि पायरेट से डर के नहीं भागता और उसका सामना करता है। और लास्ट में वो कस्टर्ड को लास्ट में वो जो पायरेट को खा भी जाता है, हर एक बाइट उसके निगल जाता है। ठीक है, पायरेट मीन्स डाकू वहाँ पे एंटर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ इज़ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन इज अ बैलेड, कैसे ये जो टेल है हमारी, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ये बैलेड कैसे है। बैलेड का मतलब होता है लोक गाथा। ठीक है, एक ऐसा गाना होता है बैलेड या फिर कविता होती है जो कि एक दिखेगी आपको एक पोम, लेकिन उस पोम के थ्रू एक पूरी कहानी बता दी जाती है, तो उसको कहते हैं बैलेड। ठीक है, ए बैलेड इज ए सिंपल पोम विच टेल्स सम स्टोरी ऑफ लव एंड ब्रेवरी। तो इसमें बताया गया बैलेड क्या होती है, एक सिंपल पोम होती है जो कि बताती है टेल सम स्टोरी ऑफ लव एंड ब्रेवरी, जो कि लव प्यार की और बहादुरी की कोई स्टोरी बताती है। इन दिस पोम ए ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड दो थॉट टू बी ए कोवर्ड। इस पोम में जो ड्रैगन था इसको यद्यपि बोला गया है क्या, कोवर्ड बोला गया है, डरपोक बोला जाता है। ठीक है, फाइट्स विद ए पायरेट ब्रेवरी एंड किल्स हिम, लेकिन वो पायरेट के साथ डाकू के साथ फाइट करता है एंड किल्स हिम ब्रेवरी, और उसको बड़ी ही बहादुरी के साथ उसको मार भी देता है। द ड्रैगन प्रूव्स हिज वर्थ वैन द ओकेजन डिमांड्स इट। इसमें बताया गया कि जो ड्रैगन अपनी वर्थ को, अपनी शक्ति को कब प्रूव करता है, जब उसकी ज़रूरत होती है, शक्ति प्रदर्शन की जब ज़रूरत होती है। क्योंकि बाकी जो एनिमल्स थे वो तो हमने देखा है कि भाई वैसे तो यूं ही बोलते रहते हैं मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन जब एंड टाइम आता है, जब डाकू एंटर करता है तो कोई भी चू तक नहीं बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ कौन लड़ता है, कस्टर्ड ही लड़ता है। दस वी कैन से दिस पोम इज़ बैलेड, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये पोम क्या है, बैलेड। तो क्या समझ आया बैलेड क्या होता है। बैलेड एक सिंपल पोम होती है जो कि हमें स्टोरी शो करती है, जिसके थ्रू हमें पता चलती है एक स्टोरी किसकी, लव और ब्रेवरी की। इज दैट क्लियर। चलो मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब बेलिंडा एंड हर एनिमल्स ब्रेवरी। इस पोम में कैसे पोएट डिस्क्राइब करते हैं बेलिंडा की और उसके एनिमल्स की ब्रेवरी की, बहादुरी की, कैसे डिस्क्राइब करते हैं। हाउ वॉज कस्टर्ड डिफरेंट फ्रॉम दैम, लेकिन कस्टर्ड उन सब से कैसे डिफरेंट था। तो चलिए देखते हैं आंसर। बेलिंडा ऑलवेज क्लेम्ड हर सेल्फ टू बी ब्रेव, बेलिंडा हमेशा खुद को ये दिखाती है कि वो तो बड़ी ही बहादुर है। हर 3 पैट्स इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड ऑल्सो मेड टोल क्लेम्स ऑफ देयर ब्रेवरी। और जो ये 3 पैट और थे, इंक था, ब्लिंक था, मस्टर्ड था, ये तीनों भी हमेशा ये शो करते हैं कि वो भी बहुत ही ब्रेव है, वो भी ये दिखाते हैं कि हम बहुत ही बहादुर है। बट ऑन सीइंग द पायरेट, लेकिन जब डाकू वहाँ पे एंटर करता है, बेलिंडा ग्रू पेल, तो बेलिंडा तो बिल्कुल पीली पड़ जाती है। विद हर फियर, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है, फियर। ठीक है, डर के कारण वो बिल्कुल पूरी पीली पड़ जाती है। एंड स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प, और रोने लगती है कि कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। वाइल द 3 पैट्स रन अवे इन फियर, लेकिन वो जो 3 पैट थे, कौन कौन थे, डॉग था, कैट थी, ये बेलिंडा खुद हो गई एक, और माउस था। तो ये जो 3 पैट थे, डॉग, कैट और माउस, ठीक है, और एक खुद बेलिंडा हो गई, ये सारे तो डर जाते हैं।
इट वॉज ओनली कस्टर्ड दैट फोर्ट विद द पायरेट, जिसने कि पायरेट के साथ फाइट की ब्रेवली, बहादुरी के साथ, एंड किल्ड हिम, और उसको मार भी गिराया था। कौन था आखिर में? तो इस जो हमारी ये जो पोम है, इसमें हमें लास्ट में क्या पता चलता है कि भाई बाकी तो सारे सिर्फ बोलने वाले थे, एक अकेला बहादुर इस हमारी पोम में था। वो कौन था? वो था हमारा कस्टर्ड द ड्रैगन। तो यहीं पे एंड होते हैं इस पोम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। और आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, चाहे वो HBSC बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, दोनों के लिए ही ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो हमारी पोम है फॉर एन ग्रेगरी, इस पोम में बातचीत दिखाई गई है, एक यंग मैन की और यंग वुमेन के बीच में बातचीत दिखाया गया है। आप लोगों ने अगर इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। मैंने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियो अपलोड की हुई है, और ये क्वेश्चन आंसर आपको तभी अच्छे से समझ आएंगे तब आपको पोम, हमारी इस पोम के बारे में पता होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर? यहाँ पे क्योंकि कन्वर्सेशन है यंग मैन और यंग वुमेन की, तो कहते हैं कि जो वो यंग मैन है उनका क्या मतलब था। इस पोम में ये लाइन आई थी हमारी इस पोम में, ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर। ठीक है, तो कहते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या था। तो वहाँ जो हमारे पोइट बोलते हैं जो हनी कलर्ड, हनी ग्रेट हनी कलर्ड, तो यहाँ पे ये इनके बारे में बोला गया। हमारे जो बाल होते हैं, रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, हमारे दोनों कान होते हैं और कानों के साइड में बाल होते हैं, तो इनको यहाँ पे बोला गया है कि हमारे कानों की सुरक्षा करते हुए हमारे हनी कलर के बाल, रैम्पार्ट्स बोला गया है बालों को। वाई डज ही से दैट? वो ऐसा क्यों कहते हैं कि यंग मैन आर थ्रोन इन टू डिस्पेयर बाय दैम, कि जो यंग मैन होते हैं वो हमारे जो हनी कलर के रैम्पर्स होते हैं इनको देख के और वो डिस्पेयर, उदासी में जा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जो हमारे बाल हैं हनी कलर्ड के, अब बालों का कलर तो हम टाइम टू टाइम चेंज करा सकते हैं, हमारी मर्जी, हम उनको कैसे भी चेंज करा लें। तो कहते हैं कि उनको देख के वो कोई भी यंग मैन उदासी में क्यों चला जाता है। ठीक है, चलो इसका एक बार आंसर देख लेते हैं। वेल्थ, पोजिशन एंड रिच इज़ नेवर लास्ट लॉन्ग। कहते हैं कि हमारे पास वेल्थ हो, हमारी जो भी पोजिशन हो, चाहे हम कितने भी अमीर हो, लेकिन वो बहुत समय, लंबे समय तक हमारे पास वो सब कुछ नहीं रहता है। वन इज़ श्योर टू लूज दैम वन डे, एक दिन ये कन्फर्म है कि उसके पास से वो सब चीज़ें ख़त्म हो ही जानी है। एंड व्हेन वन लूजेज दैम, और जब इंसान के पास वो सब चीज़ें नहीं रहती है, द स्टेट ऑफ डिस्पेयर बिगिंस, तो वहीं से निराशा का उसकी अवस्था शुरू हो जाती है। ठीक है, जब जब इंसान के पास पहले तो बहुत कुछ था, उसके पास वेल्थ भी थी, पोजीशन भी था, वो बहुत ही अमीर भी था, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो उदासी में तो जाएगा ना। एंड वन हु हैज़ फॉलन इन डिस्पेयर, और जो भी व्यक्ति अब उस उदासी की अवस्था में जो भी व्यक्ति चला जाएगा तो वो क्या कोशिश करेगा? ट्राइज टू विन द अफेक्शन ऑफ अदर्स, तो वो चाहेगा कि दूसरे जो लोग हैं उनसे वो लव की उम्मीद करेगा। इन वे और द अनदर, किसी भी तरीके से, चाहे उसको उसके लिए कुछ भी करना चाहे पड़े, वो उसके लिए क्या करना चाहेगा? उम्मीद करेगा कि दूसरे लोग हैं उसको किसी ना किसी तरह से उसको वो प्यार करें, लिए कि कोई उसको प्यार करे, फिर चाहे उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, चाहे उसे अपने बालों का कलर चेंज करना पड़े, आउटर ब्यूटी में उसे चाहे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, वो इंसान वैसा ही करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वॉज द यंग मैन थ्रोन इन टू डिस्पेयर? यंग मैन कैसे उदासी में चला जाएगा? ही हैड फॉलन फ्रॉम हिज former positions of power and wealth, naturally he was in despair now। कहते हैं कि वो नेचुरली उसके पास जो भी पोजीशन थी, पावर थी, धन था, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नेचुरली ही वॉज इन डिस्पेयर नाउ, नेचुरली ही वो अब उदासी में चला जाएगा। वॉट डिड द गर्ल एक्सपेक्ट? गर्ल क्या उम्मीद करती है? द गर्ल हैड लवली येलो हेयर, गर्ल उम्मीद करती है कि उसके तो बहुत ही अच्छे अच्छे येलो कलर के बाल है। सी वॉन्टेड दैट हर लवर शुड लव हर फॉर हर सेल्फ ओनली, वो ये कहती है कि उसका जो लवर है ना वो उसको खुद के लिए प्यार करे, एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर, और उसके जो येलो कलर के बाल हैं उनके लिए वो उसको प्यार नहीं करे। वो गर्ल कहती है कि उसको कोई ऐसा लड़का चाहिए जो उसको सिर्फ उसी के लिए, उसकी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, उसकी आउटर ब्यूटी के लिए प्यार ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वॉट कलर इज़ द यंग वुमन्स हेयर, कहते हैं कि जो यंग वुमन थी उनके बालों का कलर कैसा है। वाई शुड सी वॉन्ट टू चेंज इट, क्यों वो अपने बालों के कलर को चेंज करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन द यंग वुमन डाई हर हेयर एंड वाई। देखो अब, द यंग वुमेन्स हेयर इज येलो कलर, जो यंग वुमेन के बाल थे वो कैसे कलर के थे, येलो कलर के थे। सी सेज दैट सी कैन चेंज इट इनटू ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, वो कहती है कि मैं तो इनको चेंज कर सकती हूँ, ब्राउन कलर का भी बना सकती हूँ, ब्लैक भी बना सकती हूँ, कैरेट कलर का भी बना सकती हूँ। सी वॉन्ट्स समवन टू लव हर फॉर हर सेल्फ अलोन, वो चाहती है कि कोई मुझे प्यार करे सिर्फ मेरे लिए, एंड नॉट फॉर द कलर ऑफ हर हेयर, वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके बालों के कलर से प्यार करे। दैट इज़ वाई सी वॉन्ट्स टू डू सो, इसीलिए वो ये सब करना चाहती है। देखो इसमें मैं आपको समझाती हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। ये जो यहाँ पे जो यंग वुमन दिखाई गई है ना, तो उसको पोइट कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति तुम्हें प्यार करेगा वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे बालों के लिए प्यार करेगा, ठीक है। तो वो कहती है कि मेरे बालों को क्यों प्यार करेगा कोई भी, बाल तो मैं कभी भी चेंज करा सकती हूँ, बालों का कलर तो मैं अपनी मर्जी से करा सकती हूँ। वो ये कहती है फिर कि अगर कोई मुझे प्यार करेगा, कोई सच्चा प्यार करे, तो मेरे बालों से क्यों प्यार करे, कोई मुझे मेरी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, आउटर ब्यूटी को तो मैं कभी भी चेंज कर सकती हूँ। ये बोला गया इस क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डिड द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर, जो ओल्ड रिलीजियस, किसी पुराने जो ओल्ड रिलीजियस धार्मिक व्यक्ति ने क्या डिक्लेयर किया था। व्हाट डिड द रिलीजियस मैन टेल द पोइट, उस धार्मिक व्यक्ति ने पोइट को क्या बताया था। तो यहाँ पे पोइट कहते हैं कि मतलब पोम में आया था कि रिलीजियस मैन ने पोइट को क्या बताया था, तो वो पढ़ते हैं। द ओल्ड रिलीजियस मैन हैड फाउंड ए टेक्स्ट इन द बाइबल, कहते हैं कि जो वो पुराने धार्मिक व्यक्ति थे उन्होंने बाइबल में एक टेक्स्ट मिला था, एक लिखा हुआ कुछ मिला था। इट सेड दैट इट इज़ ओनली गॉड हु लव्स यू फॉर योर सेल्फ अलोन, तो वो बताते हैं कि सिर्फ भगवान ही ऐसा होता है जो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार करे, तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, एंड नॉट फॉर द कलर ऑफ योर हेयर, सिर्फ गॉड ही ऐसे होते हैं जो कि तुम्हें तुम्हारे बालों के कलर से प्यार नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बालों के कलर को किससे दिया गया है, बालों के कलर मतलब टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेंगे, तो बालों का कलर आउटर ब्यूटी से कंपेयर किया है यहाँ पे। तो कहते हैं कि जो वो ओल्ड रिलीजियस मैन थे उन्होंने बताया कि सिर्फ भगवान ये ऐसे होते हैं जो तुम्हारे बालों के कलर से तुम्हें प्यार नहीं करेंगे, बल्कि तुम्हें प्यार करेंगे तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, गॉड लव्स ए मैन फॉर हिज इनर वर्थ नॉट फॉर हिज आउटर अपीयरेंस, सिर्फ भगवान ही ऐसे होते हैं जो उनको उनकी इनर ब्यूटी के लिए, इनर वर्थ के लिए, इनर वर्च्यूज़ के लिए प्यार करते हैं। उनके आउटर अपीयरेंस से भगवान जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता है, ठीक है। होप समझ आया होगा। और मैं आपको एक बात फिर से यही कहना चाहूँगी कि एक बार लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आप लोग चैनल पे जाके ज़रूर देख लेना, तो उससे आपको ये पोम बहुत ही अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम फॉर एन ग्रेगरी। तो ये जो हमारी पोम है फॉर एन ग्रेगरी रिटन बाय विलियम बटलर यीस्ट जी, तो इसका सेंट्रल आइडिया इस पोम का क्या है। इट इज़ द इनर वर्थ ऑफ ए पर्सन दैट रियली मैटर्स, तो सेंट्रल आइडिया हमारी इस पोम का ये है कि जो हमारी इनर वर्थ है, इनर ब्यूटी है, वही असल में मैटर करती है। बट पैराडॉक्सिकली नन ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ वैल्यूड फॉर हिज और हर इनर वर्थ, लेकिन अब देखो इस संसार में इतना विरोधाभास है कि कोई भी, मतलब ये बात सच है कि कोई भी व्यक्ति ना ये नहीं देखता है कि ये इसकी इनर ब्यूटी क्या है। सब किसको देखते हैं, सिर्फ आउटर ब्यूटी को ही देखते हैं। इट इज़ ओनली द आउटर लुक्स दैट आर वैल्यूड इन दिस वर्ल्ड, सिर्फ हमारा जो आउटर लुक है वही इस दुनिया में देखा जाता है, कोई भी नहीं देखता कि इनर ब्यूटी क्या है क्या नहीं है। ओनली गॉड वैल्यूज अस फॉर आवर इनर वर्थ, सिर्फ भगवान ही ऐसे होते हैं जो कि हमें हमारे इनर वर्थ के लिए प्यार करते हैं। दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, इस पोम का सेंट्रल आइडिया यही है, ठीक है। How will the young man react on seeing the honey colored ramparts and whose ramparts, यहाँ पे कहा गया है कि जो यंग मैन है वो आपके हनी कलर्ड के रैम्पर्ट्स यहाँ पे कंपेयर किया गया है बालों से, जैसे कि कानों के दोनों साइड में हमारे बाल होते हैं, तो रैम्पर्ट्स उससे कंपेयर यहाँ पे किया गया है। एंड हुज रैम्पर्ट्स, और किसके रैम्पर्ट्स से यहाँ पे कंपेयर किया गया है,
तो आंसर देखते हैं। ऑन सीइंग द हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स ऑफ हिज बिलाउड, वो कहते हैं कि अपनी बिलाउड, बिलाउड का मतलब होता है कि जिससे कि वो प्यार करते थे, उनके हनी कलर्ड के रैम्पर्ट्स देख के द यंग मैन सीज दैट ही लव्स हर फॉर हर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर। तो जो यंग मैन है वो कहते हैं कि वो उसको प्यार करते हैं, लव्स हर फॉर हर सेल्फ अलोन, उसको उसके खुद के लिए प्यार करते हैं, एंड नॉट फॉर हर ब्यूटीफुल येलो हेयर, और उसके येलो कलर के बालों के लिए प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि उसके येलो कलर के बाल तो वो टाइम के अकॉर्डिंग उनको तो चेंज कर सकती है, रेड भी बना सकती है, कोई भी कलर जैसा भी चाहेंगे वो चेंज कर सकती हैं, लेकिन उसकी इनर ब्यूटी कभी भी चेंज नहीं होगी, वो परमानेंटली एक ही जैसी रहेगी। जो इनर ब्यूटी तो हमारी जो वर्च्यूज़ हैं वो तो हमसे कभी भी खो नहीं सकते ना। तो यही बताया गया इसमें। होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा इसमें जो भी मैंने समझाया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। Hello everyone, I am Rachna. Welcome back to my YouTube channel. In this video, I am going to explain questions of our class 10th poem, The Trees. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द ट्रीज़ वीडियो शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैंने पहले की वीडियो में इसी पोम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी करा दिए और आज की वीडियो में लॉन्ग आंसर टाइप करा रही हूँ, तो पहले आप शॉर्ट आंसर भी देख सकते हो। और बाकी जो पोम है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने उनके भी क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग, और यहाँ तक कि मैंने आपको वहाँ पोम के स्टैंजा भी करा दिए हैं, तो जाके वो वीडियो भी आप देख लेना, ठीक है। तो चलो अभी आपको एक द ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे इस पोम में ये जो ट्रीज़ है इनको सिंबॉलिक किया गया है किसके साथ, महिलाओं के साथ, कि जो ट्रीज़ हैं वो कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। इसी तरह से बताया गया है कि महिलाएं भी है वो भी बाहर निकल के इस दुनिया में अपना पार्ट निभाने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं, और लास्ट में ये भी बताया जाता है कि वो कामयाब भी हो जाती हैं, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका क्वेश्चन। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम द ट्रीज डिस्कस। इसमें हमें बताना है कि ये जो पोम है हमारी द ट्रीज, इसमें सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोम का, वो डिस्कस करना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूँगी आपके लिए रहने वाला है ये, ठीक है। जिस भी पोम में जो सेंट्रल आइडिया हो, थीम हो, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाएगा। तो चलो अब देखते हैं। दिस इज ए डीपली सिम्बोलिकल पोम कहा गया है। ये जो पोम है डीपली सिम्बोलिकल पोम है। सिम्बोलिक का मतलब यहाँ पे जो पेड़ हैं उनको किसके साथ सिम्बोलिक किया गया, महिलाओं के साथ, ठीक है। इन इट द पोइट हैज़ यूज द ट्रीज एज सिंबल ऑफ वुमन। यहाँ पे पोइट ने पेड़ों को सिंबल किया है महिलाओं के साथ, हु आर स्ट्रगलिंग टू मूव आउट ऑफ देयर 4 वॉल्स ऑफ देयर हाउस, जो कि अपनी घर की 4 दीवारी से बाहर निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, ठीक है। दे विश टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो चाहती हैं दे विश टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड डोमिनेटेड बाय मैन। वो जो इस संसार में, ये जो संसार है मैन डोमिनेटेड है, ठीक है। यहाँ पे आदमियों की ज़्यादा चलती है। कहते हैं कि इस दुनिया में वो भी क्या चाहती हैं, दे विश टू गेट आउट ऑफ द वर्ल्ड, वो इस दुनिया से बाहर निकलना चाहती हैं जहाँ पे सिर्फ आदमियों का ही बोलबाला है। देयर लीव्स स्ट्रेच themselves टू द साइड ऑफ द विंडो ग्लास, और उनके पत्ते भी, पेड़ जो हैं उनके पत्ते फैले हुए हैं, खुद को विंडो ग्लास से बाहर निकालने की वो कोशिश कर रहे हैं। देयर ट्विग्स हैव बिकम स्टिफ, उनकी जो टहनियाँ हैं वो भी सख्त हो गई हैं, ड्यू टू कॉन्स्टेंट एक्सर्शन, लगातार क्योंकि वो प्रयत्न करती रहती है उसके कारण उनकी टहनियाँ सख्त हो गई हैं। देयर बाउज हैव बिकम क्रैम्प्ड बिकॉज ऑफ सफलिंग लॉन्ग अंडर द रूफ, और उनकी जो शाखाएं हैं वो भी उलझी हुई हो गई हैं क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से वो छत के नीचे रह रही हैं। दे लुक लाइक पेशेंट्स हु आर न्यूली डिस्चार्ज, तो वो बिल्कुल ऐसे लग रही हैं जैसे कि पेशेंट हो और अभी अभी वो डिस्चार्ज हुई हैं। देखते हैं ना जैसे पेशेंट बहुत ज़्यादा दिनों तक हॉस्पिटल में रहते हैं तो वो कितने वहाँ से ऊब जाते हैं, फिर वो जब बाहर डिस्चार्ज होके आते हैं तो वो कितने हैप्पी होते हैं और कैसे वहाँ से सोचते हैं कि बस यहाँ से तो निकल के भाग लो। इसी तरह से बताया गया है कि ये जो पेड़ हैं, जो महिलाएं भी हैं, उनकी कंडीशन बिल्कुल ऐसी है। एंड लुक डेज्ड वाइल मूविंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल डोर,
और वो अभी भी नींद में ही लगते हैं। वाइल मूविंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल डोर के बाहर निकलते हुए भी लगता है कि जैसे कि वो बिल्कुल अभी भी नींद में ही है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम इज दैट, इस पोम का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये वर्ल्ड इज मीनिंगलेस विदाउट वुमेन, कि बिना महिलाओं के ये जो दुनिया है वो मीनिंगलेस है। एज ए फॉरेस्ट इज मीनिंगलेस विदाउट ट्रीज, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि जंगल बिना पेड़ों के मीनिंगलेस होता है। वी कांट थिंक ऑफ ए फॉरेस्ट विद नो ट्रीज, हम बिना जिस जंगल में पेड़ ना हो ऐसे जंगल के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। सिमिलरली वी कांट थिंक ऑफ ए वर्ल्ड विदाउट वुमेन, इसी तरह से हम बिना महिलाओं की इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। दैट इज व्हाट द पोइट मीन्स टू से इन दिस पोम, और यही बात हमारे पोइट इस पोम में समझाना चाह रहे हैं। वुमेन आर इंडिस्पेंसेबल टू कंप्लीट द वर्ल्ड ऑफ मैन, और जो ये आदमियों की दुनिया है इसमें वुमेन भी बहुत ही परम आवश्यक है। ठीक है, तो अब चलो हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैन देयर बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, मुझे ये बताओ क्या बिना पेड़ों के कोई फॉरेस्ट हो सकता है। वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोम, और इस पोम में जो पेड़ दर्शाए गए हैं वो कहाँ पे हैं। एंड वेयर डू दे गो, और वो कहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं। नो देयर कांट बी ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, ऐसा कोई फॉरेस्ट ही नहीं होता। जब फॉरेस्ट के नाम आते ही हमारे दिमाग में तो पेड़ आ जाते हैं ना, तो कहते हैं कि फॉरेस्ट की कल्पना हम बिना पेड़ों के नहीं कर सकते। सेम एज यहाँ पे बताया गया है कि इस दुनिया की भी कल्पना हम बिना महिलाओं के नहीं कर सकते। इन दिस पोम द ट्रीज आर इन द हाउस, अब बताया गया है इस पोम में जो पेड़ है वो कहाँ पे है, घर के अंदर है। दे आर ट्राइंग टू गो आउटसाइड द हाउस, वो चाह रहे हैं वो भी घर से बाहर निकले। कैसे, जैसे कि महिलाएं चाह रही हैं। महिलाएं घर के अंदर कैद हैं। अब देखा जाता था, अभी नहीं है ये, लेकिन पहले के ज़माने में होता था कि महिलाओं को घर के अंदर ही रखा जाता था, उनको घर से बाहर नहीं निकलना दिया जाता था, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ होती थी। ठीक है, तो वो क्या कोशिश करती थी, घर से बाहर निकलने के। दे वर स्ट्रगलिंग टू डिसएंगेज देयर रूट्स फ्रॉम द ओल्ड डोमेस्टिक फ्लोर्स, कहते हैं कि वो जो पेड़ हैं वो खुद को डिसएंगेज वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जड़ों को। फ्रॉम द ओल्ड डोमेस्टिक फ्लोर्स, वहाँ पे जो पुराने घरों में जो फर्श थे, फर्श की दरारें थी, वहाँ से खुद को मुक्त करना चाह रहे थे वो पेड़। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि महिलाएं भी खुद को मुक्त करना चाह रही थी। वो घरों में जो पूरे दिन वो घरों में रहती थी वहाँ से वो बाहर निकलना चाह रही थी। देयर लीव्स वर ट्राइंग टू स्ट्रेच देमसेल्व्स टू द साइड ऑफ द विंडो ग्लास, और वो जो पेड़ हैं उनके पत्ते कोशिश कर रहे थे खुद को कि वो विंडो ग्लास से किसी ना किसी तरह से बाहर निकल जाएं, जैसे कि महिलाएं भी कोशिश कर रही थी कि किसी ना किसी तरह से वो घर से बाहर निकल जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई ये हमारी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे पता है कुछ लोग हैं जो कि देख रहे हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई सब्सक्राइब भी कर दिया करो। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ आवर क्लास 10th पोम, दैट इज फोग। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। ये वीडियो HBSC और CBSE दोनों बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो अब ये क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको इस पोम के बारे में बताती हूँ। ये जो हमारी पोम है फोग, इसमें जो फोग का कंपेयर किया गया है किसके साथ, बिल्ली के साथ, कैट के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है। बोलते हैं हमारे पोइट जो कि हैं कार्ल सैंडबर्ग जी, कहते हैं कि ये जो फोग है बिल्कुल ऐसे आती है जैसे कि बिल्ली आती है, अपने एकदम से आ जाती है बिल्ली, और वो कब आती है कब जाती है किसी को पता भी नहीं चलता। सेम एज फोग भी आती है और वो चली भी जाती है। हमारी इस पोम में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है मेटाफर। ठीक है, रूपक अलंकार यहाँ पे यूज हुआ है। रूपक क्या होता है, जो कि देखो अब कैट और फोग का क्या कोई एक दूसरे से रिलेटेड चीज़ें हैं, नहीं ना, तो दो असंबंधित चीज़ों का भी जहाँ पे तुलना कर दी जाती है वो होता है मेटाफर। ठीक है, चलो अब एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर भी देख लेते हैं। तो चलो देखते हैं। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फोग इन द पोम, कहते हैं कि पोइट ने जो फोग पोम है उसमें कैसे डिस्क्राइब किया है फोग को। इन दिस शॉर्ट पोम, इस छोटी सी पोम में द पोइट कंपेयर्स द कमिंग एंड गोइंग द फोग विद द मूवमेंट ऑफ ए कैट। पोम में जो पोइट है उन्होंने कंपेयर किया है फोग को बिल्कुल किसके साथ, कैट के साथ। कैट की जो मूवमेंट होती है उसी के साथ कंपेयर किया है। जस्ट एज ए कैट कम्स ऑन इट साइलेंट फीट विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, जैसे ही कैट आती है, क्योंकि कैट के पैर फर के बने होते हैं, वो जैसे ही आती है तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कब आई और कब वहाँ से चली गई। सेम एज पोइट ने बोला है कि फोग भी ऐसे ही आती है बिना किसी आवाज़ की और फिर चली भी जाती है। सो कम्स द फोग, बिल्कुल ऐसे ही क्या फोग भी आती है। एंड
एंड सिट्स लुकिंग ओवर द लैंड एंड द सी, और वहाँ पे बैठी रहती है, किसकी तरफ देखते हुए, लैंड की तरफ और समुद्र की तरफ देखकर वहाँ पे बैठी होती है। इट ऑल्सो मेक्स नो नॉइज, वो भी कोई फोग भी कोई भी आवाज़ नहीं करती है। व्हेन इट अप्रोचेज, जब ये पहुंचती है, जब ये फोग वहाँ पे आती है, तो ये जो फोग है वो भी कोई भी आवाज़ नहीं करती है। एंड देन इट गोज अहेड, और फिर ये आगे भी चली जाती है, एज क्वाइटली एज द कैट डज, बिल्कुल इतनी ही चुपचाप से जैसे कि कैट करती है। टू डिस्क्राइब द फोग, फोग को डिस्क्राइब करने के लिए द पोइट हैज़ वेरी ब्यूटिफुली यूज द मेटाफर ऑफ ए कैट। कहते हैं कि यहाँ पे फोग को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पोइट ने मेटाफर का यूज़ किया। मेटाफर मीन्स रूपक का यूज़ किया है, जहाँ पे दो जो एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है, असंबंधित चीज़ों की यहाँ पे कंपेयर किया गया। कैट को कंपेयर किया गया फोग के साथ, ठीक है, मतलब फोग को कंपेयर किया है कैट के साथ। वी कैन अप्रिसिएट दिस पोम, हम इस पोम को अप्रिसिएट कर सकते हैं इफ़ वी इमेजिन हाउ ए क्लाउड ऑफ फोग स्टेज एट वन प्लेस फॉर ए टाइम एंड देन मूव्स ऑन विद ए गस्ट ऑफ द विंड। वी कैन अप्रिसिएट दिस पोम, कहते हैं कि हम इस पोम को अप्रिसिएट कर सकते हैं इफ़ वी इमेजिन, यदि हम ये कल्पना कर सकें कि कैसे फोग आती है, स्टेज एट वन प्लेस, आती है एक जगह पे, रहती है कुछ देर के लिए, एंड देन मूव्स ऑन, और फिर वहाँ से चली जाती है विद ए गस्ट ऑफ द विंड, हवा के एक, जैसे ही हवा का एक झोंका आता है और वो वहाँ से फोग गायब भी हो जाती है, ठीक है। तो हम देखते भी हैं कि विंटर में क्या होता है, एकदम से तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमें दिखाई देता है कि बड़ी बहारी धुंध है, ठीक है, फोग मीन्स कोहरा या धुंध, बड़ी बहारी धुंध है, लेकिन फिर थोड़ी समय के बाद हम बाहर निकल के देखते हैं तो फिर वो धुंध वहाँ से बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तो हमारी ये जो फोग पोम है, इसका एक ही ये क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट पोम जो कि है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इस नेक्स्ट पोम है, इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ए पोम इज द टेल ऑफ ए कस्टर्ड द ड्रैगन, ब्रीफली समराइज इट। कहते हैं कि ये जो टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन है, पोम है, ये किस टाइप की पोम है, इसको ब्रीफली हमें समराइज करना है। तो देखो, पहले इस पोम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। अगर आपको पोम के बारे में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे देख सकते हैं। समरी मैं थोड़ी सी यहाँ पे बता देती हूँ इस पोम में क्या क्या है, और अगर जिन बच्चों को पता है तो वो ये आगे की वीडियो को स्किप करके देखें, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे कहानी है किसकी, कस्टर्ड की, कस्टर्ड द ड्रैगन, ड्रैगन की यहाँ पे एक कहानी बताई गई है कि कैसे ये जो इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है बेलिंडा, तो बेलिंडा के 4 पेट होते हैं जिनका नाम होता है इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और कस्टर्ड, ठीक है। एक चूहा होता है, एक बिल्ली होती है, एक डॉग होता है, और एक होता है ये ड्रैगन, और एक खुद बेलिंडा होती है। लेकिन यहाँ पे सब लोग ये जो ड्रैगन है इसको बोलते हैं कि तू तो डरपोक है, डरपोक है, लेकिन असल में एक दिन वहाँ पे एक लुटेरा आ जाता है, पायरेट आ जाता है, और ये जो हमारा ड्रैगन है यही उसको मार के गिराता है, बाकी सब तो डर जाते हैं। ये है इस पोम में हमारी में। तो चलो आगे देखते हैं। दिस पोम इज़ ए बैलेड, ये पोम एक बैलेड है। बैलेड क्या होता है, जिसमें कि एक लिखित होती तो वो पोम है, लेकिन उसमें एक वो पूरी पोम एक स्टोरी बताती है, किसके बारे में, लव के बारे में, साहस के बारे में, ब्रेवरी के बारे में, ठीक है। दिस पोम इज़ ए बैलेड, ये पोम एक बैलेड है, मतलब बैलेड क्या कि है तो ये पोम ही, लेकिन ये पोम एक स्टोरी बताती है साहस के बारे में, लव के बारे में। ए लेडी नेम्ड बेलिंडा हैज़ 4 पेट्स, इस पोम में एक लेडी होती है जिसका नाम बेलिंडा होता है, उसके 4 पेट्स होते हैं, इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड एंड कस्टर्ड, 4 पेट होते हैं ये। ब्लिंक एंड मस्टर्ड मेक टोल क्लेम्स ऑफ देयर ब्रेवरी, ब्लिंक और मस्टर्ड तो अपनी बहादुरी की बड़ी बड़ी कहानियाँ बताते थे, बट कस्टर्ड इज कंटेंट टू रिमेन इन हिज केज, लेकिन जो कस्टर्ड था वो हमेशा यही चाहता था कि वो अपने केज में ही रहे, पिंजरे में ही रहे। ऑल द 3 एनिमल्स कॉल कस्टर्ड ए कोवर्ड, जो बाकी के 3 एनिमल थे, डॉग था, कैट थी और चूहा था, ये इसको क्या, डरपोक बोलते हैं। और बेलिंडा खुद ही इसको कीप्स कस्टर्ड इन नेगलेक्ट, खुद ही कस्टर्ड को नेगलेक्ट में रखती थी, मतलब इसको बोलती थी कि सच में ही तू तो डरपोक है। वन डे पायरेट ब्रेक्स इनटू द हाउस, एक दिन एक पायरेट घर में घुस जाता है। ऑल अदर पेट्स ऑफ बेलिंडा रन अवे इन फियर, सारे पेट बेलिंडा के डर के मारे भाग जाते हैं। ओनली कस्टर्ड फाइट्स द पायरेट ब्रेवरी, सिर्फ कस्टर्ड ही होता है जो कि उस पायरेट के साथ बहादुरी के साथ लड़ता है, एंड किल हिम, और उसको मार भी देता है।
बेलिंडा एम्ब्रेसेस द ड्रैगन, बेलिंडा फिर ड्रैगन का आलिंगन करती है। इंक ब्लिंक और मस्टर्ड ये भी जोई में डांस करते हैं, लेकिन जल्द ही सून ही क्या हो जाता है, वो हमेशा की तरह ही कस्टर्ड अकेला रह जाता है और बाकी सारे एक साथ हो जाते हैं। तो ये जो हमारी पोम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें ये एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। और जो भी क्वेश्चन आए तो आप, क्योंकि आपको पता तो चल ही गया है कि पूरी पोम में क्या है, तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट पोम पे, जो कि है फॉर एन ग्रेगरी। तो इस पोम में भी क्या होता है कि यंग मैन और ये एक यंग वुमेन के बीच में बातचीत होती है। यंग मैन उस यंग वुमेन को बताता है कि कोई भी इंसान इस दुनिया में तुम्हें ऐसा नहीं मिलेगा जो कि तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार करेगा। और फिर वो यंग लेडी कहती है कि नहीं, मुझे तो ये चाहिए कि कोई मुझे मेरी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, आउटर ब्यूटी के लिए प्यार करने वाला नहीं चाहिए। इस तरह की हमारी ये पोम है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट बिटवीन द यंग मैन एंड वुमन इन दिस पोम अबाउट, कह रहे हैं ये जो पोम है हमारी, इसमें किस बारे में आर्ग्यूमेंट हो रहा है इन दोनों के बीच में। व्हाट आर द यंग मैन एंड यंग वुमेन आर्ग्यूइंग अबाउट इन द पोम। क्वेश्चन आपके पास कोई भी आ जाए, ठीक है, आप ये आंसर लिख देना कि किस बारे में वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा HBSC या CBSE दोनों बोर्ड्स के लिए। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ। इन दिस पोम ए यंग मैन एंड यंग वुमेन आर्ग्यू अबाउट द वैल्यू ऑफ ए पर्सनस इंडिविजुअलिटी। कहते हैं कि इस पोम में ये यंग मैन और वुमेन किसके बारे में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अपने एक पर्सन की व्यक्ति इंडिविजुअलिटी के ऊपर। द यंग मैन ट्राइज टू कन्विंस द यंग वुमेन, यंग मैन ट्राई करता है उस वुमेन को कन्विंस करने के लिए दैट नो वन वुड लव हर फॉर द ब्यूटी ऑफ हर हार्ट, कि कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें तुम्हारे हार्ट की ब्यूटी के लिए प्यार करे। सी वुड बी लव्ड फॉर हर येलो हेयर, वो कहते हैं कि तुम्हें कोई भी प्यार करेगा तो तुम्हारे बालों से ही प्यार करेगा। एंड मेक हर ब्यूटी लुक ब्यूटीफुल, विच मेक्स हर लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि उनके बालों की वजह से ही वो देखने में सुंदर लगती हैं। द वुमन सेज दैट, लेकिन वुमेन इसमें कहती है कि सी वुडंट एक्सेप्ट एनी वन, कि वो ऐसे किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगी हु लव्स हर फॉर द कलर ऑफ हर हेयर। कहने का मतलब कि वो किसी को भी ऐसे को एक्सेप्ट नहीं करेगी जो उसे उसके बालों का कलर देख के उसको प्यार करे, मतलब उसकी आउटर ब्यूटी को देख के प्यार करे, बल्कि वो चाहती है कि कोई भी उसे प्यार करे तो उसकी इनर ब्यूटी से करे। सी सेज सी कैन हर हेयर डाइड एनी वे सी लाइक्स, वो कहती है कि मैं तो अपने बालों को जब भी चाहूँगी, जैसा भी चाहूँगी मैं कलर करा सकती हूँ, चाहे ब्राउन ब्लैक कैरेट जैसी भी मेरी मर्जी होगी, मैं तो बालों में कलर करा लूँगी। तो कोई इंसान मुझे बालों से क्या प्यार करना, उनको तो मैं कभी भी चेंज करा सकती हूँ। एट दिस द यंग मैन सेज दैट, इस पे वो यंग मैन क्या कहते हैं, गो इट इज़ गॉड अलोन, कि सिर्फ भगवान ही ऐसे है हु लव्स अस, जो कि हमें प्यार करते हैं, फॉर आवर सेल्व्स अलोन, हमें हमारे खुद के लिए प्यार करते हैं। ऐसा कौन है, सिर्फ भगवान ही है इस दुनिया में। इट इज़ ओनली ही, ये सिर्फ भगवान ही है। यहाँ पे देखो ही का H कैपिटल दिया गया, दैट मीन्स ये यहाँ पे गॉड के बारे में बोला गया है, ठीक है। ही हु डज नॉट लव अस फॉर आवर लुक्स और आवर येलो हेयर, कहते हैं कि सिर्फ भगवान इस पूरी दुनिया में ऐसे हैं जो कि हमें हमारे येलो कलर के बालों के लिए नहीं, बल्कि हमें हमारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करते। कहने का मतलब इस पूरी पोम में ये दर्शाया गया है कि जो बालों की कलर को कंपेयर किया गया हमारी आउटर ब्यूटी के साथ, ठीक है, और हमारी इनर ब्यूटी। तो पोम में यही समझाया गया कि इस दुनिया में कोई भी इंसान है, वो सिर्फ कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हमें हमारी इनर ब्यूटी से प्यार करे। आज की इस दुनिया में ऐसा चलता है कि आउटर ब्यूटी को देख के ही लोग प्यार करते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए, बाकी कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इन्हीं में से बना के लिख सकते हो। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चैनल इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन आवर सीन एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोम द ट्रीज, दैट इज ऑफ आवर क्लास 10th पोम। 5 नंबर का आता है, तो आप लोग ये सीन एक्सट्रैक्ट करके आप लोग 5 नंबर इजीली, बहुत ही आसान होता है ये सब करना। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं, और ये एक्सट्रैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपने द ट्रीज पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो जाके वो भी देख लेना, क्योंकि जब आपको एक बार पोम समझ आ जाएगी तो आप उसके क्वेश्चंस भी इजीली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। और भी जो पोम है उनके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो जाके वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो। तो चलो अब शुरू करते हैं। I sit inside
Doors opens to veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the रूम्स। तो यहाँ पे ये जो स्टैंजा दिया गया है इनमें हमारी जो पोइटेस, हमारी सबसे मेन क्वेश्चन आ जाता है हु इज़ द पोइट ऑफ दिस पोम। ठीक है, तो हमारी ये जो पोम है इनकी पोइटेस का नाम हमारी का है एड्रिन रीच। ठीक है, एड्रिन ADRIENNE, एड्रिन रीच। ठीक है, RICH। तो हमारी पोम की पोइटेस का क्या नाम है, एड्रिन रीच जी हैं। तो यहाँ पे हमारी जो पोइटेस है वो बताती हैं, यहाँ पे ये जो पेड़ है इनको सिंबोलाइज किया गया है महिलाओं के साथ, और उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। वो कहती हैं कि मैं बैठी हूँ वरंडा के अंदर और बहुत लंबे लंबे मैं लेटर लिख रही हूँ, लेकिन उसमें मैं बता नहीं रही हूँ कि क्या नहीं बता रही है, डिपार्चर का टाइम मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ कि कब डिपार्चर होगा इन पेड़ों का। वो बताती हैं कि जो नाइट है वो बिल्कुल फ्रेश है और खुले आसमान में जो चांद है वो चमक रहा है, और कमरों में से पत्ते और काई से पूर्ण जो वनस्पति है उसकी भी गंध की आवाज़ पूरे कमरे तक पहुंच रही है। ठीक है, तो चलो अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं। नेम द पोम एंड द पोइट्स। तो ये जो पोम है, पोम का क्या नाम है हमारा, द ट्रीज। ठीक है, और पोइट का क्या नाम है, हमारी पोइटेस है इस पोम की, एड्रिन रीच जी। वेयर इज़ द पोइट सिटिंग। यहाँ पे पूछा गया है जो हमारी इस पोम में पोइट है वो कहाँ बैठी है। आई सिट इनसाइड। देखो यहाँ शुरू की ही लाइन में बताया गया आई सिट इनसाइड कि मैं अंदर बैठी हूँ। तो आंसर क्या होगा, हमारी जो पोम की पोइटेस हैं वो कहाँ पे बैठी हुई है, सी द पोइट इज सिटिंग इनसाइड द हाउस। ठीक है, घर के अंदर। वॉट इज़ द पोइट डूइंग। पोइट इस पोम में हमारी पोइट क्या कर रही हैं, तो वो क्या कर रही है, यहाँ पे लिखा है ना राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। देखो ये लाइन रही, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वो क्या कर रही है, सी इज़ राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। वो लंबे लंबे लेटर लिख रही है। या नीचे आंसर भी दिए गए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉट इज़ द पोइट डूइंग। पोइट क्या कर रही हैं, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज सी नोट मेंशन इन हर लेटर्स। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने लेटर्स में क्या मेंशन नहीं किया, तो क्या मेंशन नहीं किया था, इन हर लेटर्स सी डजेंट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि जो फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, ये जो पेड़ है वो कब जंगल में जाएंगे। तो उन्होंने उनका टाइम, डिपार्चर का टाइम, ट्रीज के डिपार्चर का टाइम मेंशन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द नाइट एंड द मून। इसमें ये जो लाइन्स है इनमें कैसे डिस्क्राइब किया गया है नाइट को और मून को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है नाइट को और मून को। नाइट के बारे में दिया गया, नाइट इज फ्रेश एंड मून साइंस। तो क्या कैसे डिस्क्राइब किया गया है, द पोइट सेज दैट नाइट इज फ्रेश एंड मून इज शाइनिंग इन द ओपन स्काई। ठीक है, इन अदर वर्ड्स शी वांट्स टू से दैट नाइट इज गोइंग टू एंड। कहना चाह रही है कि जो ये नाइट है ये ख़त्म ही होने वाली, इट इज़ नो लॉन्गर डार्क, ये और ज़्यादा अंधेरा नहीं रहने वाला है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्योंकि ट्रीज पोम को सिंबलाइज किया गया वुमेन के साथ, तो यही कह रहे हैं कि ये जो वुमेन का अंदर बंद रहना है ना, ये सब ख़त्म हो जाएगा, अब वो भी जल्दी बाहर निकल पाएंगी। जैसे कि इस पोम में ट्रीज़ के थ्रू बताया गया है कि ट्रीज़ अब तो अंदर कैद हैं, लेकिन जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि वो भी यहाँ घर से बाहर निकल जाएंगे और फिर ये अंधेरा नहीं रहेगा, फिर क्या उजाला हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टैंजा हम अपना देख लेते हैं। ये रही इसके क्वेश्चंस, ये रही इन क्वेश्चंस के आंसर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेकंड वाला एक्सट्रैक्ट हम देख लेते हैं। लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग। फिर कहती हैं सुनो, देखो आवाज़ आ रही है तुम्हें, ग्लास शीशे के टूटने की आवाज़ आ रही है। यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो शीशा टूट रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पेड़ की टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, वो शीशे के थ्रू बाहर जा रहे हैं। ठीक है, द ट्रीज आर stumbling forward into the night, winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। तो क्या कहते हैं, लिसन द ग्लास इज ब्रेकिंग, कहते हैं कि सुनो शीशा टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, जो पेड़ हैं वो भी लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं रात के समय में। ठीक है, विंड्स रश टू मीट दैम, जो हवा है वो भी उनसे मिलने के लिए आगे आई है। द मून इज ब्रोकन लाइक ए मिरर, चांद एक शीशे की भांति टूटा हुआ लग रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टोलेस्ट ओक, और जो ये चांद है ये एक शीशे की भांति टूट गया और
और इसके टुकड़े लंबे से जो ओक का ट्री होता है ना उसके पेड़ पे चमकते हुए दिखाई दे रहे। पेड़ है, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि जब आप देखोगे आप नीचे हो और एक बहुत ही लंबा पेड़ है, ठीक है, और उसके अंदर से, उस पेड़ के अंदर से जब आप देखते हो मून को तो ऐसा लगेगा जैसे मून टुकड़ों में कटा हुआ है, ठीक है। पेड़ के अंदर से हम जब मून को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये क्या टुकड़ों में कटा हुआ है मून, ठीक है। लेकिन असल में वो टुकड़ों में थोड़े ना कटा होता है, बल्कि वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा होता है, जो पेड़ की शाखाएं होती हैं, उनकी टहनियाँ होती हैं, वो उनकी वजह से वो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ पीसीज में कटा हुआ है। और फिर कहते हैं कि वो ओक ट्री के ऊपर बिल्कुल ये जो मून है ये ऐसा दिखाई देता था जैसे कि वो मून ओक ट्री का क्राउन हो, ठीक है। तो समझ आया होगा आपको। चलो क्वेश्चन देख लेते हैं। वॉट इज हैपनिंग टू द ग्लास, कहते हैं कि ग्लास के साथ क्या हो रहा है। तो ग्लास की तो आवाज़ आ रही थी टूटने की, ग्लास को तोड़ के कौन जा रहा था, ये जो पेड़ है इनकी टहनियाँ ये बाहर जा रही थी, ठीक है। तो क्या आएगा, द ग्लास इज ब्रेकिंग। वॉट डज द पोइट से अबाउट द ट्रीज, कहते हैं पोइट क्या कहते हैं पेड़ों के बारे में। सी सेज दैट द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, कहते हैं कि वो जो पेड़ हैं वो लड़खड़ाते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे। वो रसेस आउट टू मीट द ट्रीज, अब पेड़ जब बाहर जा रहे थे तो उनसे मिलने के लिए कौन जाता है, उनसे मिलने के लिए यहाँ देखो लिखा हुआ विंड्स रस टू मीट दैम, उनसे मिलने के लिए हवा जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, द विंड। हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द मून, पोइट ने मून को कैसे डिस्क्राइब किया है। सी सेज दैट द मून्स लुक्स लाइक ए ब्रोकन मिरर, वो बताती हैं कि मून बिल्कुल कैसा लग रहा है, बिल्कुल एक टूटे हुए शीशे की तरह लग रहा है, लाइक ए ब्रोकन मिरर, ठीक है। तो सी सेज दैट द मून लुक्स लाइक ए ब्रोकन मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डज द विंड रस, कहते हैं कि जो ये विंड है वो क्यों दौड़ती है, क्यों भागती है। द विंड क्यों भागती है, क्या दिखाया गया यहाँ पे, टू मीट दैम, किन से मिलने के लिए, जो पेड़ है उनसे मिलने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, द विंड रसेस टू मीट ट्रीज, पेड़ों से मिलने के लिए ही विंड वहाँ से भागती है। चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम अपना। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, कहते हैं जो स्मेल है पत्तों की, लाइकेन की, काई की, स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इन टू द रूम्स, वो अभी भी घरों में पहुंच रही है, ठीक है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो सिर है वो बिल्कुल ही फुसफुसाहटों से भर गया है। विच टुमोरो विल बी साइलेंट, जो कि कल जो ये फुसफुसाहटें हैं, जो बोलने की आवाज़ है, शांत हो जाएगी। तो यहाँ हमारी पोइटेस बता रही हैं स्मेल किसकी, यहाँ तो ये बताया गया है पेड़ों के लिए कि जो स्मेल है ना लाइकेन की, काई की, जो पत्तों की स्मेल है वो भी घर के अंदर आ रही है। तो यहाँ पे जब महिलाओं के साथ ट्रीज को सिंबलाइज किया गया है तो इसका मतलब ये है कि जो महिलाएं अब घर से बाहर निकलने की तैयारी कर रही हैं और जो एक आध महिलाएं निकल भी गई हैं तो वो दूसरी महिलाओं के लिए आदर्श बन गई हैं। वो कह रही हैं कि देखो जब उनकी स्मेल, मतलब जब उन्होंने जो इतना अच्छा काम किया कि वो घर से बाहर निकल गई है, मतलब उन्होंने दूसरों को प्रेरित किया, मोटिवेट किया, तो उनका जो मोटिवेशन है वो अब घर बैठी महिलाओं तक पहुंच रहा है, ठीक है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच विल बी साइलेंट, विच टुमोरो विल बी साइलेंट। पोइटस कहती हैं कि जो मेरा हेड है उनमें जो फुसफुसाहटे की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही हैं जो कि कल शांत हो जाएंगी। इसका मतलब ये है कि जो महिलाएं अब बाहर जाना चाहती हैं वो आपस में प्लानिंग कर रही हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन कल तो बाहर चली जाएंगी तो कल कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, कल शांति रहेगी क्योंकि सारी महिलाएं घर से बाहर निकल चुकी होंगी, ठीक है। ट्रीज़ को सिम्बोलाइज किया गया किन से, महिलाओं से, वुमेन से, और ट्रीज भी बातें कर रही हैं बाहर निकलने के लिए और महिलाएं भी बातें कर रही हैं, ऐसा दर्शाया गया पोम में, ठीक है। हु इज स्पीकर हियर, यहाँ पे ये जो लाइन्स हैं, ये जो स्टैंजा है, इनमें स्पीकर कौन है, तो कौन है यहाँ पे स्पीकर, हमारी जो पोइटेस हैं वो है यहाँ पे हमारे स्पीकर। तो आंसर क्या आ जाएगा, द पोइटेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्मेल इज रीचिंग हर एंड वेयर, कहते हैं कि उनके पास जो पोइटेस है उनके पास क्या स्मेल पहुंच रही है और कहाँ पे पहुंच रही है। तो उनके पास तो जो लाइकेन की स्मेल थी वो पहुंच रही है उनके कमरे में। तो आंसर क्या हो जाएगा, द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन इज रीचिंग हर इन द रूम, ठीक। यहाँ पे लिख रखा है द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन। वॉट इज़ हर हेड फुल ऑफ, उनका हेड किस से फुल है, तो क्या आया था आंसर हमारा, विस्पर्स से, ठीक है, फुसफुसाहट उसे, ये रहा विस्पर, WHISPERS, विस्पर्स से। तो आंसर आ जाएगा
हर हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स। विस्पर्स मतलब जो वो आपस में बातचीत कर रही हैं, एक दूसरे को सजेशंस दे रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। व्हाट विल बी साइलेंट टुमारो, कल क्या चीज़ें साइलेंट हो जाएंगी? तो यहाँ पे पोइटस कहती हैं कि ये जो फुसफुसाहट की आवाज़ें हैं ये कल साइलेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो द पोइटस हियर सेज दैट द साउंड ऑफ विस्पर्स विल बी साइलेंट टुमारो। आगे नेम ऑफ द पोम एंड द पोइट, पोम का नाम क्या है? द ट्रीज एंड द पोइट इज एड्रिन रीच जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। यहाँ पे आपके इस एक्सट्रैक्ट में आपको ये दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, तो चलो ये भी देख लेते हैं। द रूट्स वर्क to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients. तो यहाँ पे ये लाइनों की हिंदी तो मैंने आपको पहले भी बता दी है कि सब लोग काम कर रहे हैं किसके लिए? बाहर जाने के लिए, उनको बाहर जाना वरंडा के फ्लोर से, उसके लिए जो वो खिड़की से बाहर निकलना चाहते हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते करते वो सख्त भी हो गए हैं। और जो बाहर निकलने के लिए बिल्कुल, कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं जैसे पेशेंट बाहर निकलते हैं तो ऐसे ही वो भी एक्साइटमेंट में बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो नींद में हो। चलो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। वॉट डू द रूट्स ऑफ द ट्रीज डू, जो पेड़ की जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो क्या करने की कोशिश कर रही हैं? तो वो कोशिश तो क्या कर रही हैं? टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स। तो ये वाला ऑप्शन जिसमें रहेगा वो करेक्ट। तो ये देखो ये रहा, दे आर ट्राइंग टू डिसंगेज देमसेल्व्स फ्रॉम द ओल्ड डोमेस्टिक फ्लोर्स। वो चाहती हैं कि ये जो घर के जो फ्लोर्स हैं दरार युक्त, इनसे वो बाहर निकल जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो डू द लीव्स ऑफ द ट्रीज डू, जो पेड़ों के पत्ते हैं वो क्या कर रहे हैं? लीव्स क्या कर रहे हैं? तो देखो द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास, वो जो पत्ते हैं वो भी ग्लास के थ्रू, ग्लास से बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो देखते हैं आंसर कहाँ होगा। दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेच देमसेल्व्स टू द विंडो ग्लास। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। दे आर ट्राइंग टू स्ट्रेच देमसेल्व्स टू द विंडो ग्लास, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वो कोशिश कर रहे हैं खुद को विंडो ग्लास से बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3, द पोएटिक डिवाइस ऑफ ब्लैंक हैज़ बीन यूज्ड इन द लाइन। कौन सा पोएटिक डिवाइस इन लाइन में यूज हुआ है? लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, कि बिल्कुल ऐसे लग रहे थे वो कि जैसे कि नए नए पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से, बिल्कुल ऐसे लग रहे थे। तो कहा गया है इन लाइंस में, ये जो लाइन है इसमें कौन सा यहाँ पे अलंकार है? इसका मतलब होता है पोएटिक डिवाइस, मतलब हिंदी में अलंकार कहते हैं जिसको। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है हमारा? सिमली। जहाँ पे एज और लाइक होता है तो वो मोस्टली सिमली होता है। ठीक है, तो यहाँ हो गया सिमली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम अपना, द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स टू फ्री। कौन सा वर्ड था इस स्टैंजा में जिसका मतलब क्या था? टू फ्री। तो टू फ्री के लिए यहाँ पे एक वर्ड आया था टू डिसंगेज देमसेल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे डिसंगेज रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलो 5 देखते हैं, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू। यहाँ पे ट्रू वाली नहीं बतानी, जो ट्रू नहीं है वो बताना है। तो देखते हैं, वर्ड पिक्चर्स यूज हियर डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ वुमेन इन देयर डोमेस्टिक प्रिजन। तो यहाँ पे ये पिक्चर्स का यूज़ किया गया, ये सही है। द पोइट ट्राइज टू डिस्क्राइब द स्ट्रगल ऑफ वुमेन। यहाँ पे पोइट ने डिस्क्राइब किया है कि कैसे महिलाएं अपनी लिबर्टी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं, ये भी सही है। द पोइट इज टॉकिंग हियर अबाउट द कन्वर्सेशन ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट। नहीं, ये नहीं होगा भाई, ट्रीज ऐसे ट्रीज का आएगा ना यहाँ पे, कि बातचीत दिखाई गई इसमें किसकी? पेड़ों की। द पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे दैट नाउ वुमेन वॉन्ट टू मेक देयर प्रेजेंस फेल्ट इन द वर्ल्ड फॉर मैन, वर्ल्ड ऑफ मैन। तो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, क्योंकि ये सी वाली स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही हैं। कि यहाँ पे ये जो पेड़ों की पिक्चर से यही दिखाया गया है कि भाई कैसे महिलाओं को अंदर कैद या सिंबलाइज किया है पेड़ों को इसके साथ, वुमेन के साथ। चलो अब नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं। I sit inside, doors open to veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, full moon shines
इन स्काई स्टिल ओपन। यहाँ क्या बताया गया, हमारी पोइटेस हैं वो बताती हैं कि मैं बैठी हूँ अपने घर में, अंदर बैठी हूँ वरंडा के अंदर, राइटिंग लॉन्ग लेटर्स लिख रही हूँ, और मैं जो ये जो पेड़ है इनके जंगल में जाने का टाइम अपने राइटिंग में, अपने लेटर्स में मेंशन नहीं कर रही हूँ। वो फिर नाइट के बारे में बताती है कि नाइट बिल्कुल फ्रेश है और पूरा जो चांद है वो चमक रहा है खुले आसमान में। क्वेश्चंस देखते हैं इसमें क्या क्या हैं। ओके, ये भी दिया गया है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम। जो स्मेल है वो अभी भी किसकी, लाइकेन काई की पत्तों की स्मेल अभी भी घर के अंदर वो जा रही है। स्टिल रीचेस लाइक ए वॉइस इनटू द रूम्स। तो चलो यहाँ पे इनके आंसर्स देखते हैं। व्हाट वर्ड्स शो ए मैसेज ऑफ होप इन दीज लाइन्स। ये जो ऊपर लाइन है इनमें कौन सा वर्ड है जो शो कर रहा है, मैसेज कर रहा है कि उम्मीद की कुछ किरण, ठीक है। द नाइट इज़ फ्रेश, द होल मून शाइन्स, द स्काई इज ओपन। तो ये इन सभी के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पोइट डूइंग। पोइट क्या कर रही है, सी इज़ राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। तो ये कहाँ पे है, सी इज़ राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर। वो घर के अंदर बैठ के और लंबे लंबे लेटर लिख रही हैं। वाई डजेंट द पोइट मैंसन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट। उन्होंने, पोइट ने, हमारी जो पोइटेस है उन्होंने यहाँ पे डिपार्चर का टाइम क्यों नहीं मैंसन किया अपनी लेटर में, ये पूछा गया है। तो चलो आगे आंसर देखते हैं। बिकॉज सी डजेंट वॉन्ट टू स्टार्ट ए प्लीजेंट नोट, बिकॉज सी डजेंट वॉन्ट टू स्टार्ट एन अनप्लीजेंट नोट, बिकॉज सी डजेंट वॉन्ट टू राइट ए पोम अबाउट ट्रीज, बिकॉज सी डजेंट वॉन्ट टू राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड। तो यहाँ ऑप्शन बी रहेगा करेक्ट आंसर। बिकॉज सी डजेंट वॉन्ट टू स्टार्ट एन अनप्लीजेंट नोट, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कोई भी अनप्लीजेंट नोट लिखना, इसीलिए उन्होंने डिपार्चर का टाइम नहीं लिखा था। द वर्ड ब्लैंक इन दिस एक्सट्रैक्ट इज द एंटोनिम ऑफ क्लोज। कौन सा वर्ड है जो कि क्लोज का एंटोनिम है, ठीक है। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, तो खोलना मतलब ओपन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की इस वीडियो का, इस पोम का लास्ट। विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स, कौन सा वर्ड है इस एक्सट्रैक्ट में जिसका मीनिंग ये है, ए ड्राई क्रीपिंग प्लांट दैट ग्रोज ऑन रॉक्स और वॉल्स। जो कि एक ऐसा क्रीपिंग प्लांट है जो कि बड़ा होता है चट्टानों पे और दीवारों पे। तो क्या है ये, लाइकेन। लाइकेन ऑप्शन ए हमारा यहाँ रहेगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आज की ये वीडियो हमारी होती है एंड। यहाँ पे मैंने आपको सारे जो एक्सट्रैक्ट इम्पोर्टेंट थे वो करा दिए हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो कि आपको जल्दी से जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको मिलता रहे। कर लो, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। कौन से आता है, ठीक है, पोम है उसके जो भी इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपको आज की वीडियो में कराती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ याद रख लेने की, जो भी पोम होगी उनके पोइट का नाम हमें पता होना चाहिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में आ जाता है, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं अब यहाँ पे। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर द हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हॉन्चेस एंड देन मूव्स ऑन। ये एक्सट्रैक्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि यू कैन सी इन 2011 में 12, 13, 14, 15, 16 इतने बार ये एक्सट्रैक्ट आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से हम देखेंगे और क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, नेम द पोम एंड द पोइट। अब जैसे ही हमने ये लाइंस पढ़ी तो हमें समझ आ गया कि ये कौन सी पोम है, हमारी फोक पोम है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे नेम द पोम एंड द पोइट। तो इसकी ये जो पोम है, क्या नाम है पोम का, तो पोम का क्या नाम है, द नेम ऑफ द पोम इज फोग, ठीक है। और पोइट का क्या नाम है, तो हमारी फोग पोम है, उनके पोइट का नाम है कोल सैंडबर्ग। ये लिखा हुआ, कोल सैंडबर्ग जी हमारी पोम के पोइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वॉट इज़ द फोक कंपेयर टू। यहाँ पे आपने अगर पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हो तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो, लर्न विद रचना यादव। लर्न विद रचना यादव मेरा चैनल है, इस पे जाके आप देख लेना पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी। और अभी मैं आपको साथ साथ बताते भी चलती हूँ कि इसमें क्या क्या हिंदी रहेगी। यहाँ पे बताया गया, फोक को कंपेयर किया गया कैट के साथ,
जैसे कि कैट आती है, अपने फर के पैर होते हैं उनके ऊपर आती है, किसी को पता भी नहीं चलता है, वो वहाँ पे बैठ के उसी सेम तरह से जो फोग है वो भी सिटी के ऊपर, हार्बर के ऊपर बैठ के और देख के चली जाती है फोग, और किसी को पता भी नहीं चलता, ये बताया गया है। व्हाट इज़ द फोग कंपेयर टू, फोग को किसके साथ कंपेयर किया गया इस पोम में? तो ये जो लाइन्स है इनमें तो कैट के साथ कंपेयर किया गया है, तो आंसर क्या होगा? द फोग इज कंपेयर टू कैट। हाउ डज द फोग कम, फोग कैसे आती है? फोग बिल्कुल कैसे? साइलेंटली आती है, जैसे कि बिल्ली आती है वैसे ही फोग आती है ऑन साइलेंट होंचेस। तो हम क्या लिखेंगे? इट कम्स साइलेंटली। फोग कैसे आती है? इट कम्स साइलेंटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फोग एंड द कैट? कहते हैं कि फोग और कैट के बीच में क्या चीज़ कॉमन है? तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है? जो वो आराम से, धीरे से, साइलेंटली आती हैं, वो चीज़ इन दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है। तो आंसर क्या लिखेंगे? कंप्लीट साइलेंस इज ए थिंग कॉमन बिटवीन द फोग एंड द कैट। तो हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि साइलेंस इज कॉमन बिटवीन द फोग एंड द कैट। होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा ये एक्सट्रैक्ट। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट में। अब ये पैसेज तो सेम ही है क्योंकि हमारी पोम खुद ही द फोग पोम ये 5 लाइनों की, सॉरी 6 लाइनों की है, तो इसमें और तो क्या होगा, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बदल के दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं कि आगे जो एक्सट्रैक्ट 2 है इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। नेम द पोइट। अब हमें क्या बताना है कि ये लाइंस पढ़ी हमने, ऊपर जो लाइंस दी गई इनको देख के बताना है पोइट कौन है। तो पोइट अभी अभी हमने पढ़ा कौन है, कोल सेडबर्ग जी हैं। व्हाट इज द फेक फोग कंपेयर टू, यहाँ पे तो हमें हिंट भी मिले हुए हैं कि फोग को किसके साथ कंपेयर किया गया है। द फोग इज कंपेयर टू ए कैट, कैट के साथ किया है, यहाँ पे डॉग हो गया, यहाँ पे किटन ओटर नहीं, किसके साथ कंपेयर किया है? कैट के साथ। तो ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन द फोग एंड द कैट? क्या चीज़ दोनों के बीच में कॉमन है? तो वहाँ पे तो क्या आ गया था? साइलेंट आ गया था, साइलेंस। लेकिन यहाँ जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें उनको देख के चूज करना है। द फोग कम्स क्वाइटली लाइक ए काइट, बिल्कुल सही है। देन इट मूव्स ऑन क्वाइटली लाइक ए काइट, ये कैट, ये भी सही है। इट स्टेज फॉर सम टाइम लाइक ए कैट लुकिंग ऑल अराउंड, ये भी सही, ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पोम इज ब्लैंक, ये जो पूरी पोम है ये हमारी क्या है? तो ये जो पूरी पोम है ये लिखी गई है ब्लैंक वर्स में, तो आ जाएगा यहाँ पे ए ब्लैंक वर्स, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच वर्ड इन द पोम मीन्स ए पोर्ट फॉर शिप्स? इस पोम में कौन सा वर्ड है जो कि यूज, जिसका मीनिंग होता है ए पोर्ट फॉर शिप्स, मतलब क्या? बंदरगाह, ठीक है, हिंदी में हम कह सकते हैं बंदरगाह। तो हमारी पोम में ये वर्ड यूज हुआ है हार्बर, ठीक है, हार्बर, बंदरगाह। तो इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा करेक्ट आंसर, हार्बर। होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट होंगे वही आपको एक्सप्लेन भी किए जाएंगे और उनके क्वेश्चंस और उसके साथ आंसर भी बताए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको जो भी न्यू नोटिफिकेशन होगा वो टाइम पे मिल जाए। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। यहाँ पे कहा गया है कि बेलिंडा रहती थी एक वाइट हाउस में, रहती थी सफ़ेद कलर के घर में रहती थी, उसके साथ एक कैट रहती थी, एक ग्रे कलर का माउस रहता था, येलो कलर का डॉग रहता था और रेड कलर का वैगन रहता था। और वैगन मतलब एक गाड़ी, ठीक है, और एक पेट कौन था? ड्रैगन रहता था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं, वे डिड बेलिंडा लिव, बेलिंडा कहाँ पे रहती थी? तो बेलिंडा कहाँ पे रहती थी? इन ए लिटिल वाइट हाउस। यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है कि बेलिंडा कहाँ रहती थी? इन ए लिटिल वाइट हाउस। वॉट डज द कलर ऑफ द किटन, यहाँ पे पूछा गया है जो किटन थी बेलिंडा के साथ रहती थी उसका कलर कैसा था? तो आंसर क्या होगा? द कलर ऑफ किटन वॉज ब्लैक। कैसे कलर की थी किटन? ब्लैक कलर की थी। अपार्ट फ्रॉम द किटन विच अदर एनिमल लिव्ड विद हर। अब कह रहे हैं कि आप लोग छोड़ दो किटन को, इसके अलावा और कौन कौन से एनिमल थे जो बेलिंडा के साथ रहते थे? तो कौन था? माउस था, डॉग था और कौन था? ड्रैगन था। ये 3 एनिमल और रहते थे बेलिंडा के साथ, बेलिंडा के घर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4, गिव ए पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पे बताना राइमिंग वर्ड्स का एक पेयर बताना, मतलब कौन कौन से यहाँ पे आपको राइमिंग वर्ड लग रहे हैं। तो देखो हाउस सेम राइमिंग है, हाउस माउस सेम एज इट इज हो गया ना, हाउस
माउस, ठीक है। आगे देखो वैगन ड्रैगन, वैगन ड्रैगन, ये भी क्या हो गया, सेम राइमिंग हो गया। अब यहाँ ना एक चीज़ होती है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये हमारी पोम है, इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो अगर देखो आपके पास ये 4 लाइन, यहाँ पे देखो आपके पास ये 4 लाइंस दी गई हैं और इन्हीं में से पूछ लिया गया है कि ये जो आपके पास पैसेज दिया गया है इसकी राइमिंग स्कीम क्या है इस स्टैंजा की, तो आप क्या बताओगे। देखो हाउस के लिए राइमिंग स्कीम कैसे देते हैं, जो सेम तरह से सेम राइमिंग वाले शब्द होते हैं उनको ए दे देते हैं, ठीक है, हाउस देना। तो यहाँ पे हाउस को मैंने दे दिया ए राइमिंग, ठीक है। माउस, अब माउस भी हाउस की तरह ही सेम बोला जा रहा है तो इसको भी मैंने दे दिया ए। और अब देखो वैगन, अब भाई हाउस और माउस से तो अलग इसकी राइमिंग आ रही है, सेम नहीं आ रही है, तो इसको हम दे देंगे बी। ड्रैगन, ड्रैगन इसको क्या, क्योंकि ये वैगन की तरह ही राइमिंग है तो इसको भी हम दे देंगे बी, ठीक है। और राइमिंग स्कीम से रिलेटेड मैंने सोर्स भी अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, तो आप सोर्स सेक्शन में जाके भी एक बार चेक कर लेना, आपको और समझ आ जाएगा कि राइमिंग कैसे देते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर राइमिंग देने के लिए हम कैसे करते हैं कि देखो इसमें हमारे पास 4 लाइनें दी गई हैं, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है कि फर्स्ट लाइन है उसका लास्ट वर्ड हमें देखना है, तो यहाँ पे लास्ट वर्ड क्या है, हाउस है। जब एक तरह से बोले जाने, सबसे शुरू हम किससे करते हैं राइमिंग देने में, ए से स्टार्ट कर देते हैं, हाउस है यहाँ तो। अब क्योंकि माउस सेम तरह से ही बोला जा रहा है, सेम राइमिंग है, तो इसको भी हम सेम ही देंगे, ए ही देंगे। वैगन, अब ये हाउस और माउस से मिल नहीं रहा है तो इसको हम क्या राइमिंग देंगे, बी दे देंगे। ड्रैगन, ये भी हाउस और माउस से तो मिल नहीं रहा है लेकिन वैगन से मिल रहा है, ड्रैगन वैगन, तो यहाँ क्या बी दे देंगे राइमिंग, ठीक है। तो इस पैसेज की राइमिंग क्या हो गई, ए बी बी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही गया, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा, ये जो स्टैंजा दिया गया इसकी राइमिंग स्कीम क्या है, तो इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी, ठीक है। ये हो गई हमारी इसकी राइमिंग ए बी बी। आगे देखते हैं नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। तो चलो अब देखते हैं हमारा एक्सट्रैक्ट 2 क्या है इसमें। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज टाइगर इन ए रेस बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। तो यहाँ पे बताया गया है सबकी बहादुरी के बारे में कि बेलिंडा तो कितनी ब्रेव थी, बिल्कुल जैसे कि भालुओं का झुंड ब्रेव होता है, बिल्कुल ऐसे ही बेलिंडा ब्रेव थी। एंड ब्लिंक, और इंक और ब्लिंक वो भी बहुत बहादुर थे कि वो लायन शेरों का भी पीछा करते थे। मस्टर्ड भी ब्रेव था कि बिल्कुल ऐसे जैसे कि टाइगर होता है एंगर में, रेज का मतलब होता है गुस्से में, जैसे टाइगर गुस्से में होता है वैसे ही मस्टर्ड भी था। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड ऐसा था जो कि हमेशा ही एक सेफ केज के लिए क्राई करता रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द पोम एंड द पोइट। तो इस पोम के ये जो कौन सी पोम है, ये एक्सट्रैक्ट जहाँ से लिया गया है उस पोम का नाम हमें बताना और पोइट का बताना है। तो ये देख के ही हमें समझ आ गया कि बेलिंडा कौन सी पोम में थी, हमारी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो पोइट हमारी पोम का क्या नाम हो गया, टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड द पोइट। और पोइट कौन है इस पोम के, तो हमारी इस पोम के पोइट हैं ओगडन नेस्ची, ठीक है। हाउ इज बेलिंडा डिस्क्राइब्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में बेलिंडा को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। तो बेलिंडा को तो बताया गया है कि वो बहुत ही बहादुर थी, ठीक है। यही तो बताया गया है कि बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, कि बेलिंडा इतनी ब्रेव थी जैसे कि भालुओं का झुंड होता है। सी क्लेम्ड हर सेल्फ टू बी ब्रेव, वो खुद को क्लेम करती थी कि वो क्या है, बहुत ही बहादुर है। इसके आंसर्स नीचे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको आंसर बता रही हूँ लेकिन आप अगर देखना चाहो तो नीचे इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। हाउ डिड इंक एंड ब्लिंक शो देयर स्ट्रेंथ, कहते हैं कि इंक और ब्लिंक अपनी स्ट्रेंथ कैसे दिखाते थे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंक और ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। तो आंसर क्या होगा, दे चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स। क्या होगा आंसर, दे चेज्ड लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, कि वो शेरों का भी पीछा कर लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, हाउ डिड मस्टर्ड शो हिज ब्रेवरी, मस्टर्ड अपनी ब्रेवरी कैसे शो करता है, मस्टर्ड कितना ब्रेव था। तो इसमें आंसर दिया गया है ही वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज। कितना ब्रेव था, तो हम ये डायरेक्ट लिख देंगे ही वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज, कि वो इतना ब्रेव था जैसे कि एक टाइगर होता है गुस्से में, गुस्से में टाइगर जितना खतरनाक होता है इतना ही खतरनाक कौन था, मस्टर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ब्रेव इज बेलिंडा,
ये वापस से वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है सेम वही पूछा गया है, ठीक है। तो हाउ ब्रेव इज़ बेलिंडा, बेलिंडा कितनी ब्रेव थी, तो बेलिंडा तो एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा तो इतनी ब्रेव थी जैसे कि बैरल फुल ऑफ बियर्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। हु चेज द लायंस डाउन द स्टेयर्स, इस पैसेज में से किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यही क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी गई, आंसर तो वही रहेगा। इसमें पूछा गया हु चेज द लायंस डाउन द स्टेयर्स, कि कौन थे जो कि शेरों का पीछा करते थे डाउन द स्टेयर्स, तो कौन थे, यहाँ पे नाम दिया गया है इंक एंड ब्लिंक। तो क्या रहेगा आंसर हमारा, इंक एंड ब्लिंक, ठीक है। इंक एंड ब्लिंक यही थे जो कि लायंस का पीछा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वोट डज कस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर, कस्टर्ड किसके लिए हमेशा रोता रहता था, तो कस्टर्ड तो नाइस सेफ केज के लिए रोता रहता था, वो हमेशा ही चाहता था कि उसे कुछ सेफ सा केज मिल जाए और वो जाके उसमें बैठ जाए। तो ये होगा हमारा आंसर, कस्टर्ड क्राइज फॉर नाइस सेफ केज, कस्टर्ड किसके लिए रोता है, केज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोट इज द क्वालिटी ऑफ मस्टर्ड, ये देखो यहाँ पे ना आंसर भी दिए हुए इनके, आप देख लेना। वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड की क्या क्वालिटी थी, मस्टर्ड की क्वालिटी हमारी इस पैसेज में दी गई है कि मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेस, कि मस्टर्ड इतना ब्रेव था जैसे कि कोई टाइगर होता है गुस्से में, एंगर में जितना टाइगर होता है वैसे ही। तो यहाँ पे देखो मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज एन एंड रेस टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड फ्रॉम द स्टैंजा वर्ड विच मीन द सेम एज, हमें इस स्टैंजा में से वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका मतलब ये सेम हो। फॉलोड मतलब पीछा करना, एंगर एंगर गुस्सा, तो ये हमारे पैसेज में कौन से वर्ड आए थे, तो मैंने आपको अभी अभी भी बताया था कि एंगर बताया था ना, रेज का मतलब मैंने बताया था RAGE, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एंगर का तो क्या, एंगर का मतलब गुस्सा होता है, रेज का मतलब गुस्सा होता है, ठीक है। फॉलोड का मतलब होता है पीछा करना, किसी का पीछा करना। तो हमारे पैसेज में एक लाइन आई थी कि इंक और ब्लिंक चेज लाइंस डाउन द स्टेयर, चेस्ड मतलब पीछा करते थे इंक और ब्लिंक लाइंस का, तो चेस्ड हो जाएगा हमारे ये आंसर, CHASED। फॉलोड का क्या हो जाएगा, चेस्ड, चेस्ड मीन्स पीछा करना, हैंगर मीन्स गुस्सा। चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम अपना, बेलिंडा पेल्ड एंड क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा पीली पड़ गई और हेल्प हेल्प चिल्लाई, ये कब होता है, जब इनके घर में एक डाकू घुस जाता है तभी तो होता है ना ये सब। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिबल येल्प, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, तो ये सारे कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। बेलिंडा चिल्लाती है कि मेरी हेल्प करो, और जो मस्टर्ड है वो भी छुप जाता है, जो माउस है वो भी अपने बिल में घुस जाते हैं, ठीक है। वाई डिड बेलिंडा क्राई फॉर हेल्प, अब कहते हैं बेलिंडा हेल्प के लिए क्यों चिल्लाई थी, क्योंकि एक पायरेट उनके घर में आ गया था इसीलिए चिल्लाई थी। तो आंसर क्या होगा, सी क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज ए पायरेट हैड ब्रोकन इनटू हर हाउस, क्योंकि एक पायरेट, एक डाकू उनके घर में, एक लुटेरा उनके घर में घुस गया था, इसीलिए वो क्या चिल्लाई थी, हेल्प हेल्प चिल्लाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड इंक बिहेव, इंक ने कैसा बिहेव किया जब वो वहाँ पे पायरेट उनके घर में घुस जाता है। तो इंक क्या करता है, इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक वहाँ से भाग लेता है, कहाँ, घर के सबसे नीचे की तलहटी में वो भाग के छुप जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, इट रैन अवे टू द बॉटम ऑफ द हाउस, वो भाग के घर की तलहटी में जाके छुप जाता है, कोई भी मदद नहीं करता है बेलिंडा की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड मस्टर्ड डू व्हेन इट हर्ड बेलिंडाज क्राई, मस्टर्ड ने क्या किया जब उसे बेलिंडा की क्राई सुनाई दी। तो यहाँ पे देखो हमारे सेकंड लाइन, मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिबल येल्प, मस्टर्ड वहाँ से भाग गया था एक भयानक आवाज़ निकालते हुए, क्योंकि मस्टर्ड क्या था, डॉग था, तो मतलब अपनी भौंकने की आवाज़ निकालते हुए वो भी वहाँ से भाग करके छुप गया था, ठीक है। तो देखो आंसर, आफ्रेड एंड येल्पिंग लाउडली इट रेन अवे फ्रॉम देयर, अब वो डर गया था और एक येल्पिंग, एक भयानक आवाज़, भौंकने की आवाज़ निकालते हुए वो वहाँ से भाग गया था। कहने का मतलब इनमें से किसी ने भी बेलिंडा की हेल्प नहीं की थी। वे डिड द माउस स्लिप अवे, जो माउस था, जो चूहा था, वो कहाँ भाग गया था, तो उसने भी क्या किया था, एंड द लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, उसने भी बड़ी योजनाबद्ध तरीके से वो भी अपने बिल में घुस गया था, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, द माउस स्लिप्ड अवे इनटू हिज
होल, वो माउस ने भी क्या किया था, अपने जाके अपने होल में छुप गया था। नेम द पोम एंड द पोइट, बार बार यही एक क्वेश्चन रिपीट होगा, तो इसको ध्यान रखना कि हमें पता होनी चाहिए कि कौन सी पोम में क्या था, तभी हम कर पाएंगे ना, और हर एक पोम के पोइट का हमें पता होना चाहिए। तो हमारी पोम कौन सी है, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, और हमारी इस पोम के जो पोइट हैं वो कौन है, ओगडन नेस्ची हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हम अपना देखते हैं। यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ। ठीक है, और इनमें से बाकी क्वेश्चंस इसी टाइप से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसका आलिंगन किया। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने भी उसको, लिक्ड का मतलब होता है जैसे चाटना। ठीक है। नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, अब ये जो लास्ट में इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा कस्टर्ड ड्रैगन रहता है ना, ये उस पायरेट को बिल्कुल ही खा जाता है। ठीक है, मार के खा जाता है। तो ये बताया गया है कि नो वन मोर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी ना उस विक्टिम उसके लिए, क्योंकि इसने उस पायरेट को, कस्टर्ड ने पायरेट को मार के खा लिया था, तो कोई भी शोक नहीं मनाता है कि तुमने उस पायरेट को मार के क्यों खाया, बल्कि सब खुश थे। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट अराउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, इंक और ब्लिंक वो भी खुशी के साथ वहाँ पे डांस करते हैं। और जायरेट का मतलब होता है घूमना, उसके चारों तरफ खुशी से वो घूमते हैं, जिसने कि उस पायरेट को खा लिया था। तो अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु डिड बेलिंडा एम्ब्रेस एंड वाई, कहते हैं कि ये जो बेलिंडा थी इसने किसका आलिंगन किया और क्यों आलिंगन किया। तो इसने आलिंगन किया था किसका, कस्टर्ड द ड्रैगन का। और क्यों किया था, क्योंकि उसने उसकी मदद की थी। जब डाकू घर में घुस गया था तो सिर्फ कस्टर्ड ही था जिसने कि बेलिंडा की मदद की थी। ठीक है, तो आंसर ये होगा बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हर पेट ड्रैगन, उसने किसका आलिंगन किया, अपने पेट ड्रैगन कस्टर्ड का। ठीक है, बिकॉज ही हैड किल्ड द पायरेट एंड सेव्ड ऑल ऑफ दैम, क्योंकि वही था जिसने कि उस डाकू को मार गिराया था और उन सबको उस डाकू से बचा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड डू, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड ने क्या किया था। तो यहाँ पे देखो, इंक ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक तो खुशी से उसके चारों तरफ घूमने लग गए थे। और जो मस्टर्ड था, मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड ने उसको, मस्टर्ड नाम का जो डॉग था उसने चाटना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, मस्टर्ड लिक्ड कस्टर्ड, मस्टर्ड ने तो कस्टर्ड को चाटना शुरू कर दिया था। वाइल द अदर टू स्टार्टेड डांसिंग राउंड हिम इन जॉय, और बाकी जो दो थे इन्होंने, इंक और ब्लिंक ने उसके चारों तरफ खुशी से चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे, नाचना शुरू कर दिया था। वॉट वॉज द रीजन फॉर देयर ग्ली, उनकी ग्ली का मतलब होता है हैप्पीनेस, उनकी खुशी के पीछे रीजन क्या था, क्यों वो सब इतने खुशी थे। वो सब इसलिए खुशी थे क्योंकि वहाँ पे पायरेट आ गया था, सब उससे डर के छुप गए थे, लेकिन जब पायरेट को कस्टर्ड ने ख़त्म कर दिया, मार दिया, तो सब हैप्पी हो गए। तो आंसर क्या आएगा, दे वर ग्रेटली डिलाइटेड बिकॉज द हॉरिबल लुकिंग पायरेट हैड बीन किल्ड बाय कस्टर्ड। हम इसको शॉर्ट में भी बना के लिख सकते हैं कि बिकॉज कस्टर्ड हैड किल्ड द पायरेट। ठीक है, क्योंकि कस्टर्ड ने पायरेट को किल कर दिया था। नेम द पोम एंड इट्स पोर्ट, ये तो बार बार मैं नहीं रिपीट करूँगी, वही क्वेश्चन है। वो डू मोर्न एंड जायरेट मीन, अब कहते हैं कि ये जो मोर्न वर्ड है हमारा और जायरेट है, मोर्न का मतलब होता है शोक मनाना और जायरेट का मतलब होता है घूमना। ठीक है, तो कहते हैं इनका इंग्लिश में हमें वर्ड बताना इनके लिए। तो मोर्न का मतलब तो होता है ग्रीव्ड शोड सैडनेस। ठीक है, मोर्न मतलब शोक मनाना, क्योंकि वो मर गया था तो इसलिए उसके लिए दुख प्रकट करना, ग्रीव्ड। ठीक है, और जो हमारा जायरेट है, जायरेट का मतलब होता है टू मूव अराउंड इन सर्कल्स, कि सर्कल्स में उसके चारों तरफ घूमना, मूव करना। इज दैट क्लियर। तो चलो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, जो कि ये रहा। सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, फिर क्या हुआ, अचानक से उन्हें एक, नेस्टी का मतलब एक बुरी सी भयानक सी आवाज़ सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड एंड दे ओ लुक्ड राउंड, मस्टर्ड गुर्राया, जैसे डॉग गुर्राते हैं वैसे गुर्राया। एंड दे ओ लुक्ड अराउंड, और उन सब ने अपने चारों ओर देखा। मियाउस क्राइड इंक एंड ओ क्राइड बेलिंडा, जो वो इंक था, इंक ने आवाज़ निकाली मियाओं की, एंड बेलिंडा ने क्राई किया ओ की आवाज़ निकाली किसने, बेलिंडा ने। फॉर देयर वॉज ए पायरेट, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक लुटेरा आ गया था, क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा का मतलब यहाँ पे विंडो। ठीक है, राइमिंग देने के लिए यहाँ पे विंडा यूज़ कर दिया। विंडा कोई वर्ड नहीं होता है, विंडा मीन्स विंडो, जो कि कहाँ विंडो पे चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसकी लेफ्ट हैंड पिस्तौल थी।
पिस्तौल इन हिज राइट में पिस्तौल थी। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, और उसके दांतों में उसने एक अपनी चमकदार तलवार को दबा रखा था। ही बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी, और उसकी वन लेग वॉज वुड, उसकी एक टांग लकड़ी की थी। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, और ये क्लियर था कि उस डाकू का इरादा कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि अच्छा इरादा होता तो वो थोड़ी ना विंडो से आता, बल्कि कहाँ से आता, वो तो मेन डोर से आ सकता था। तो यहाँ आपके ना ये ऑप्शनल दे रखे हैं कि इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको उनमें से चूज़ करना है। ये आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो जाते हैं। वैसे तो सारे ईजी हैं, लेकिन ऑप्शन में आप लोग और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। तो यहाँ देखो, चूज़ द ऑप्शन दैट लिस्ट स्टेटमेंट विच टेल्स अस व्हाट नेस्टी साउंड बेलिंडा एंड हर पेट्स हियर्ड। यहाँ बताना है कि क्या आवाज़ बेलिंडा ने और उसके जो वो पेट्स थे उन्होंने क्या नेस्टी साउंड, कौन सी बुरी आवाज़ उन्होंने सुनी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, दे हियर द साउंड ऑफ समवन टॉकिंग, नहीं भाई किसी की बात करने की आवाज़ नहीं सुन रही थी उन्होंने। दे हियर द साउंड ऑफ समवन्स फुट स्टेप्स, नहीं फुट स्टेप्स की भी नहीं थी। दे हियर द साउंड ऑफ समवन क्लाइंबिंग इन थ्रू द विंडो, तो ऑप्शन सी हमारा रहेगा करेक्ट आंसर, कि उन्हें आवाज़ आ रही थी। किसकी आवाज़? उन्हें मतलब पता चल रहा था कि कोई है जो कि विंडो के थ्रू वहाँ पे चढ़ रहा था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड पायरेट हैव विद हिम, पायरेट के पास क्या था उसके पास। तो उसके तो दोनों हाथों में तो पिस्तौल थी और दांतों में उसने चमकदार तलवार को दबा के रखा था। तो देखते हैं ऑप्शन में, ही हैड 2 पिस्तौल्स 1 इन ईच हैंड, ये बिल्कुल सही बात है। ही हैल्ड ए स्मॉल स्वॉर्ड बिटवीन हिज टीथ, ये भी बिल्कुल सही है कि उसके पास एक तलवार थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, कि ये जो ए है और बी है दोनों ही करेक्ट आंसर है। और डी ऑप्शन में दिया गया नाइदर ए नोर बी, कि ना तो ए ना तो बी, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वॉट वॉज रोंग विद वन लेग, उसकी एक टांग के साथ क्या था। तो यहाँ हमारी पोम में बताया गया कि एक टांग उसकी किसकी बनी थी, इट वॉज मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी की बनी हुई थी उसकी एक टांग। ठीक है, गिव द नेम ऑफ द पोइट। अब तो देखो आपको हिंट भी मिल गया, इतनी बार हमने रिपीट कर लिया तो होप आपको तो याद हो गया होगा। तो कौन थे इस पोम के पोइट? ओगडन नेस्टी थे। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड नेस्टी, नेस्टी वर्ड का यहाँ पे मतलब क्या है। तो नेस्टी का मतलब एक बुरी सी आवाज़, मतलब नॉट प्लीजेंट। ठीक है, एक बेकार सी आवाज़ उनको सुनाई दे रही थी, दैट मीन्स नेस्टी मीन्स नॉट प्लीजेंट। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट, उसमें क्या है देखो। Belinda paled and she cried, help, help, but Mustard fled with a terrible yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold, but up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a वो। तो इसमें बताया गया है कि बेलिंडा पीली पड़ गई थी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प के लिए नहीं आया था। पहले तो मस्टर्ड भी छुप गया था, जो इंक है वो भी घर की तलहटी में छुप गया था, और जो ये ब्लिंक है वो भी अपने माउस होल में अपने बिल में घुस गया था। और फिर एकदम से कस्टर्ड आता है, बिल्कुल कैसे इंजन की तरह फुफकारता हुआ, इंजन की तरह साउंड निकालता हुआ वहाँ पे कस्टर्ड आता है, और लोहे की तरह उसकी ने अपनी पूंछ को कोठरी के ऊपर देख के मारा। डंजन मतलब होता है कोठरी, जो कि लोहे की बनी होती है, और एक तेज़ खनखनाहट के साथ वो डाकू पे बिल्कुल एक रोबिन पक्षी की तरह वो अटैक कर देता है। तो ये है इसकी हिंदी। तो चलो अब क्वेश्चंस देखते हैं। वाई डिड बेलिंडा क्राई फॉर हेल्प, बेलिंडा हेल्प के लिए क्यों चिल्लाई? क्योंकि उनके घर में एक पायरेट घुस गया था। तो आंसर क्या होगा हमारा, ये सारे देख लो एक बार। तो भाई मैंने डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रही हूँ, बिकॉज ए पायरेट हैड ब्रोकन इनटू हर हाउस, क्योंकि एक पायरेट उनके घर में घुस गया था। आंसर तो हमें पता ही, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब हम डायरेक्ट आंसर ही देखेंगे ना, जो आंसर होगा उसी पे टिक करेंगे। तो क्या, क्योंकि एक पायरेट उनके घर में घुस गया था, इसीलिए बेलिंडा चिल्लाई थी। व्हाट डिड मस्टर्ड, इंक एंड ब्लिंक डू, मस्टर्ड ने, इंक ने और ब्लिंक ने क्या किया था? दे क्राइड फॉर हेल्प,
they help Belinda in catching the pirate. They all ran away in fear at the sight of the pirate. They all together flew at the pirate. नहीं भाई, वो सारे छुप गए थे और उनमें से किसी ने भी बेलिंडा की हेल्प नहीं की थी, ना मस्टर्ड ने, ना इंक ने और ना ब्लिंक ने। वैसे तो वो ये कहते रहते हैं कि हम तो बड़े बहादुर है, बड़े बहादुर है, लेकिन जब संकट का समय आता है तो ये तीनों छुप जाते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, व्हाट डिड कस्टर्ड डू। अब बताते हैं कि कस्टर्ड ने क्या किया था। तो कस्टर्ड ने ही टू रन अवे इन फियर लाइक अदर पेट्स ऑफ बेलिंडा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था, बल्कि कस्टर्ड ने तो उसके ऊपर अटैक किया था। ही एट वंस फ्लू एट द पायरेट एज डज ए रोबिन एट ए वोम। उसने बिल्कुल वैसे ही पायरेट के ऊपर अटैक किया था जैसे कि रोबिन पक्षी एक कीड़े के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा। ही स्टार्टेड क्राइंग फॉर हेल्प, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज थ्री, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे रहेगा करेक्ट आंसर, कि वो बिल्कुल रोबिन पक्षी की तरह अटैक करने के लिए टूट पड़ा था। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग। ये गिवन पैसेज के अकॉर्डिंग जो भी बातें ट्रू नहीं हैं वो हमें यहाँ पे टिक करनी है। ठीक है, ब्लिंक वेंट पेल विद फियर ऑन सीइंग द पायरेट। ब्लिंक बिल्कुल पीला पड़ गया था पायरेट को देख के। तो ये तो गलत है, क्योंकि पायरेट को देख के जो पीली पड़ी थी वो कौन थी, वो तो थी बेलिंडा। जो गलत होगा उस पर हम रोंग टिक करेंगे और जो सही होगा उस पर सही टिक कर देंगे। ठीक है, द लिटिल माउस हाइड हिमसेल्फ इन हिज होल, ये सही है कि जो चूहा था वो अपने होल में छिप गया था। बेलिंडा फोर्ट विद द पायरेट ब्रेवली, तो ये गलत है। बेलिंडा ने कोई उसके साथ पायरेट के साथ बहादुरी के साथ नहीं लड़ी थी। इंक वो स्नोटिंग लाइक एन इंजन, इंक स्नोट कर रहा था बिल्कुल इंजन के जैसे। नहीं भाई, इंजन के जैसे जो स्नोट कर रहा था वो इंक नहीं था, बल्कि कौन था, कस्टर्ड द ड्रैगन था। तो ये 4 वाला नंबर भी हमारा गलत हो गया। कस्टर्ड जंप्ड अप एट द पायरेट, यस कस्टर्ड ने जंप किया था पायरेट के ऊपर। द ड्रैगन ट्विस्टेड हिज टेल एंग्रीली हेयर एंड देयर, जो ड्रैगन था उसने अपनी टेल को घुमाया था यहाँ वहाँ, बिल्कुल किसकी तरह घुमाया था, आयरन जो डंजन पे देख के मारा था लोहे की तरह। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही होगी। तो जो स्टेटमेंट हमारी गलत है वो है 1, 3 और नंबर 4 वाली। तो ये जो आंसर जिसमें भी होगा वो हमारा रहेगा करेक्ट आंसर। तो देख लेते हैं इनमें 1, 3, 4। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है इसमें ये सारे दिए गए हैं 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देख लेते हैं। विच वर्ड इन द स्टैंजा मीन्स विद ए स्पेसिफिक पर्पज। इस स्टैंजा में कौन से वर्ड का मीनिंग है विद ए स्पेसिफिक पर्पज, की अपने एक उद्देश्य के लिए, बिल्कुल अपने एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए। तो कौन सा वर्ड है इसके लिए, स्ट्रैटेजिकली, जो कि किसने किया था हमारी इस पैसेज में ये सब किसने किया था, स्ट्रैटेजी बना के। तो वो किया था माउस ने, कि वो उसने एक स्ट्रैटेजी बना के और वो अपने बिल में छुप गया था। तो ये हमारा रहेगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो हमारी अब जो ये पोम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसके जो इम्पोर्टेंट आपके एक्सट्रैक्ट हैं वो सारे आ चुके हैं। तो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। In this video I am going to explain our scene extract from the poem and our poem name is For Anne Gregory। हमारे एग्ज़ाम में हमारी जो पोम्स होती हैं उनमें से सीन एक्सट्रैक्ट देखने को मिलते हैं और वही मैं आपको आज की इस वीडियो में कराऊंगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, सो एंड तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर एन ग्रेगरी, ठीक है, ये हमारी पोम है। इसमें से ये एक्सट्रैक्ट दे दिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट एक्सट्रैक्ट है हमारा वो मैं आपको कराती हूँ, आपको अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टेल ए यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोज हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर योर येलो हेयर। तो ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है इसी में से ये हमारे 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें इनका आंसर लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग तो आपको सारी पोम्स का नाम, पोइट का नाम पता होना चाहिए। 1, 2 या फिर 1 नंबर यहाँ से कन्फर्म आएगा। ठीक है, स्टैंजा है ये भी हमारे एग्जाम में ज़रूर आता ही आता है। एक स्टैंजा तो हमारी पोम में से आता है और एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें से उसके जो चैप्टर्स हैं उसमें से आता है। तो 5 नंबर कन्फर्म है आपके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेम द पोम। अब इसमें पूछ लिया नेम द पोम कि इस पोम का नाम क्या है।
कई बार ये दोनों साथ में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नेम द पोम एंड द पोइट, और कई बार अलग अलग भी पूछ लेते हैं कि एक क्वेश्चन में पूछ लिया नेम द पोम और दूसरे में पूछ लिया नेम द पोइट, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो ये जो पोम है इसका नाम क्या है, इसका नाम तो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ, फॉर एन ग्रेगरी, ठीक है। तो पोम का नाम हो गया फॉर एन ग्रेगरी। और हमारी इस पोम के पोइट कौन है, पहले ही मैं आपको बता देती हूँ, विलियम बटलर यीस्ट जी, ठीक है, विलियम बटलर यीस्ट। ये हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं आ भी जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ वुमेन्स हेयर, जो वो औरत थी इस पोम में उनके बालों का कलर कैसा था। तो उनके बालों का कलर कैसा था हमारी इस पोम में, तो उनका कलर कैसा था, येलो कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल द मैन लव फॉर हर फॉर। कहते हैं कि इस पोम में ना एक बातचीत दिखाई गई है, यंग मैन और वुमेन के बीच की बातचीत दिखाई गई है। अगर आपने इस पोम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं देखी हुई है तो आप मेरे चैनल पे जाके और सर्च कर सकते हैं। वो आपको जब पोम की पूरी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद होगी, वर्ड मीनिंग्स पता होंगे, तो आप क्वेश्चंस को ईजिली सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो जाके एक बार वो वीडियो चेक कर लेना। कहते हैं व्हाट विल द मैन लव हर फोर, कि वो जो आदमी है वो उसको किस चीज़ के लिए प्यार करेगा। तो इस पोम में बताया गया है कि कोई भी इंसान तुम्हें प्यार करेगा तुम्हारी येलो हेयर्स के लिए ही। तो ऐसा इसमें बताया गया है, येलो हेयर्स को यहाँ पे कंपेयर किया गया है फिजिकल ब्यूटी से। तो आंसर क्या होगा, ही विल लव हर फॉर हर फिजिकल ब्यूटी, की कोई भी इंसान इसको प्यार करेगा वो इसकी फिजिकल ब्यूटी के लिए प्यार करेगा, ना ही कि इनकी इनर ब्यूटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what feature of the woman has put the young man into despair। कहते हैं कि क्या चीज़ है यंग वुमेन की जो कि जिससे कि यंग मैन उदासी में चला जाएगा, निराशा में चला जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा, हर प्राइड, उसका जो घमंड है, उसका जो अहंकार है, उसके कारण ही कहते हैं कि जो कोई भी यंग मैन होगा वो उदासी में चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये दिखाया गया है कि हमारी जो पोइट है वो कहते हैं कि कोई भी यंग मैन ना तुम्हें तुम्हारे बालों के कलर देख के प्यार करेगा, मतलब तुम्हारी जो फिजिकल ब्यूटी है उसको देख के प्यार करेगा। तो फिर ये कहती हमारी जो ये वुमेन है ये कहती हैं कि नहीं, मैं तो ऐसा चाहती नहीं कोई मुझे मेरी फिजिकल ब्यूटी से प्यार करे, मैं तो चाहती हूँ कोई मुझे मेरी इनर ब्यूटी से प्यार करे। तो फिर हमारे पोइट कहते हैं कि कोई भी आदमी देख के अगर तुम इसी तरह से करोगी कि कोई मेरी इनर ब्यूटी से ही प्यार करे, तो उसके कारण वो तुम्हारी इस प्राइड के कारण वो इंसान उदासी में चला जाएगा। फाइंड द वर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फ्रॉम द स्टेंजा ए वर्ड विच मीन्स डिफेंसिव वॉल ऑफ ए फोर्ट। तो इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो क्या वर्ड यूज हुआ है हमारा, रैम्पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे पोम में ये वर्ड यूज हुआ है रैम्पार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, डिफेंसिव वॉल ऑफ ए फोर्ट, किसी भी दुर्ग की बाहरी जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं वो दीवारें, ठीक है। तो यहाँ पे पोम में रैम्पर्ट्स यूज हुआ है कि जो हमारे कान हैं और कानों के दोनों साइड से जो बाल आते हैं, तो बालों के लिए पोम में रैम्पर्ट्स को वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, डिफेंसिव वॉल ऑफ ए फोर्ट। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देखते हैं हम अपना, But I can get a hair dye and set such color there, brown, black, carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। तो इनके जवाब, जब पोइट कहते हैं तुम्हें तुम्हारी फिजिकल ब्यूटी के लिए ही कोई प्यार करेगा, इनर ब्यूटी के लिए नहीं, तो इसके जवाब में हमारी ये जो यंग वुमेन है वो कहती हैं लेकिन मैं तो अपने बालों पे कलर करा सकती हूँ जैसा भी मैं चाहूँ, ब्लैक कैरेट जैसा भी मैं चाहूँ, और फिर वो जो यंग मैन है वो उदासी में मुझे मेरे लिए ही प्यार करेगा, ना कि मेरे येलो हेयर के लिए। तो चलो आप क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट कलर इज़ द गर्ल्स हेयर, तो गर्ल के हेयर का कलर कैसा दिखाया गया हमारे में, तो कैसा, येलो। व्हाट कलर कैन सी गिव टू हर हेयर, वो कैसा कैसा कलर दे सकती है। तो क्या आया है हमारे क्वेश्चन में, ये पैसेज में ब्लैक दे सकती है, ब्राउन दे सकती है, कैरेट दे सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज सी एक्सपेक्ट फ्रॉम द यंग मैन इन डिस्पेयर, वो उस यंग मैन से जो कि उदासी में है, जो कि निराशा में, उससे क्या एक्सपेक्ट करती है, सी एक्सपेक्ट्स दैट यंग मैन लव्स हर फॉर हर सेल्फ अलोन, कि जो यंग मैन है ना वो उसको प्यार करे सिर्फ उसके लिए, एंड नॉट फॉर हर येलो हेयर, और उसके जो पीले बाल हैं उनके लिए उसको प्यार ना करे, क्योंकि वो अपने पीले बालों को तो कभी भी चेंज करा लेगी, कलर उनका कभी भी चेंज करा लेगी। चलो नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं जो कि हमारा है एक्सट्रैक्ट नंबर 3। I heard an old religious man but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not
योर येलो हेयर। तो यहाँ फिर हमारे जो ये यंग मैन है वो हमारी यंग वुमेन को बताते हैं कि मैंने ना कल ही नाइट में एक धार्मिक व्यक्ति थे, उनको एक धार्मिक आदमी को डिक्लेयर करते हुए सुना था कि उन्होंने एक किताब ढूंढ ली है जो कि ये सिद्ध करती है कि सिर्फ भगवान ही ऐसे हैं जो कि तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, वरना इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कि तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे, बल्कि सब इंसान ऐसे हैं जो कि तुम्हें सिर्फ तुम्हारी आउटर ब्यूटी के लिए ही प्यार करते हैं, इनर ब्यूटी के लिए कोई तुम्हें प्यार नहीं करेगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है नेम द पोम। यहाँ पे पोम का नाम बताना है, तो पोम का नाम क्या है हमारा, फॉर एन ग्रेगरी, फॉर एन ग्रेगरी। तो ये आप ध्यान रख लेना, एन ग्रेगरी, GREGORY। ठीक है, और पोइट कौन है, विलियम बटलर यीस्ट जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो डिड द रिलीजियस मैन फाइंड, कहते हैं कि धार्मिक व्यक्ति को क्या मिल गया था जिसमें कि ये प्रूव किया जा सके कि इस दुनिया में भगवान के अलावा और कोई भी नहीं है जो तुम्हें तुम्हारी इनर ब्यूटी के लिए प्यार करे। तो रिलीजियस मैन को क्या मिल गया था, ही हैड फाउंड इट टेक्स्ट, एक टेक्स्ट का मतलब बुक। ठीक है, उन्हें एक बुक मिल गई थी जिसमें कि लिखा था। ठीक है, हु कैन लव अस फॉर आवर सेल्व्स, हमें कौन है जो कि हमें हमारे खुद के लिए प्यार कर सकते हैं, तो वो कौन है, गॉड जी, सिर्फ भगवान ही है जो हमें हमारे खुद के लिए प्यार करेंगे। ठीक है, फाइंड इन द स्टैंजा ए वर्ड राइमिंग विद डिक्लेयर। अब ये जो स्टैंजा दिया है इसमें हमें एक वर्ड ढूंढना है जो कि डिक्लेयर की तरह ही साउंड करता हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि सेम राइम क्या होते हैं। जब कोई वर्ड होता है और उसकी सेम एंडिंग साउंड होती है ना, तो वो वर्ड होते हैं राइमिंग वर्ड। क्या होती है, सेम एंडिंग साउंड सेम होती है तो वो सेम राइमिंग वर्ड होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमारी पोइट में से ये भी अब हमारी पोम में से ना ये भी पूछा जाता है कि जैसे कि ये पैसेज दे दिया, ये स्टैंजा दे दिया, कि जैसे कि ये स्टैंजा दे दिया तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या है ये बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ इस पूरी पोम की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है, ABCBDB, ABCBDB। कैसे राइमिंग करते हैं, जैसे देखो भाई यहाँ पे ना ये हमारी जो भी लाइंस है ना हमें उसका क्या देखना है, लास्ट वाला वर्ड देखना है। अब यहाँ पे देखो मैन है तो हम ए से राइमिंग देना शुरू कर देते हैं, तो मैन को मैंने दे दिया ए। अब डिक्लेयर, क्योंकि ये मैन और डिक्लेयर सेम एंडिंग साउंड तो है नहीं, तो मैंने डिक्लेयर को क्या दे दिया, राइमिंग बी दे दिया। अलग अलग राइमिंग देंगे, अगर सेम साउंड होगी तो वही सेम लेटर हम देंगे, नहीं तो अलग लेटर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थर्ड लाइन में प्रूव है, प्रूव। अब मुझे ये बताओ क्या ये ए से या बी से राइमिंग मिल रही है, नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे प्रूव को हमने क्या राइमिंग दे दिया, सी दे दिया। अब आगे देखो डियर रे की साउंड आ रही है, तो डियर और डिक्लेयर ये साउंड हमारी मिल रही है, तो हमने जो डिक्लेयर को जो राइमिंग लेटर दिया है जो कि क्या है बी, हम वही दे देंगे डियर को भी, तो यहाँ हो गया बी। अब देखो अलोन, क्या अलोन इनमें से किसी के साथ राइमिंग कर रहा है, तो नहीं कर रहा, तो इसको हम दे देंगे डी। ठीक है, फिर से क्या आ गया, हेयर रे की साउंड फिर से आ गई। क्या देखना हमें, सम जो सेम एंडिंग साउंड होगी वही देखनी है, तो हेयर राइमिंग कर रहा है डिक्लेयर के साथ और डियर के साथ, तो मैंने क्या दे दिया, इसको राइमिंग बी दे दिया। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन भी कर लिया जाए कि आप ये जो स्टैंजा दिया है इसकी राइमिंग बताओ, तो इसकी राइमिंग क्या होगी हमारी, ABCB और DB, ये होगी हमारी इस पोम की राइमिंग। इज दैट क्लियर, होप समझ आया होगा आपको। तो अब ये पूछा गया है कि इस स्टैंजा में से हमें बताना है राइमिंग क्या, डिक्लेयर के साथ जो राइमिंग वर्ड है वो बताना है। तो डिक्लेयर के साथ राइमिंग में क्या है हमारा, डियर भी है और दूसरा हेयर भी है, तो ये दोनों वर्ड क्या हो गए, डिक्लेयर के साथ राइमिंग हो गई। इनमें से कोई भी लिख देना या चाहे दोनों लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइंड इन द स्टैंजा ए वर्ड विच मीन्स द सेम एज बुक। हमें इस स्टैंजा में से एक वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग क्या होगा, सेम होगा क्या, बुक। तो मैंने आपको बताया भी था कि टेक्स्ट का मीनिंग क्या होगा, बुक। ठीक है, तो बुक के अब मीनिंग एज बुक, यहाँ पे बुक का पूछा है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बुक वाले में टेक्स्ट। ठीक है, TEXT, टेक्स्ट हो गया ये। चलो अब हम देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट। एंड सेट सच कलर देयर ब्राउन और ब्लैक और कैरेट दैट यंग मैन इन डिस्पेयर मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। ठीक है, तो चलो ये आपको मैंने हिंदी तो पहले भी बता दी है,
तो अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ गर्ल्स हेयर, तो गर्ल के बालों का कलर कैसा बताया गया हमारी पोम में, येलो बताया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ए में ही येलो दिया गया है, बाकी तो अलग अलग ब्लैक, ब्राउन, ग्रे, इनके बारे में तो ये बोला था कि ये ऐसे ऐसे कलर करा सकते हैं, लेकिन कलर कैसा था उनके बालों का, येलो था। व्हाट कलर्स कैन सी गिव टू हर हेयर, वो कौन सा कलर दे सकती है अपने बालों को, तो वो ब्राउन भी दे सकती है, कैरेट भी दे सकती है, ब्लैक भी, तो ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज सी वांट टू चेंज, सॉरी, वाई डज सी वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, वो क्यों अपने बालों का कलर चेंज करना चाहती है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, बिकॉज सी डजंट लाइक द कलर ऑफ हर हेयर, ये नहीं होगा। बिकॉज सी वॉन्ट टू हैव ए न्यू कलर ऑफ हेयर, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा, बिकॉज सी वॉन्ट्स समवन टू लव फॉर हर सेल्फ अलोन एंड नॉट फॉर द कलर ऑफ हर हेयर, वो चाहती है कि कोई भी उसे सिर्फ उसके लिए प्यार करे, उसके बालों के लिए प्यार ना करे, इसीलिए वो बोलती है कि बालों का तो मैं कभी भी कलर चेंज करा लूँगी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा यहाँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, अब यहाँ पे ये जो लाइन है इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, जिसको हम हिंदी में अलंकार बोल देते हैं, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज हुआ है उसके बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे जो यूज हुआ है वो किसका, एलिट्रेशन का। ठीक है, एलिट्रेशन मतलब हिंदी में जिसको बोलते हैं हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं, जिसमें कि सेम स्टार्टिंग साउंड होती है वो रिपीट होती है, तो वो कौन सा अलंकार होता है हमारा, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, व्हेन टू और मोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद द सेम साउंड आर यूज रिपीटेडली इन ए सेंटेंस, तो वो क्या कहलाता है हमारा, एलिट्रेशन। तो यहाँ पे इसमें क्या यूज हुआ है, एलिट्रेशन का। ठीक है, देखो एम यूज हुआ है, एम का बार बार से यहाँ पे यूज हुआ है लगातार। ठीक है, तो यहाँ एलिट्रेशन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, विच वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स ए सब्सटेंस यूज्ड फॉर चेंजिंग द कलर ऑफ हेयर, कहते हैं कि इस स्टेंजा में कौन सा वो वर्ड यूज हुआ है, तो वो वर्ड यूज हुआ है हेयर डाई। ठीक है, हेयर डाई, तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपकी पोम के सीन एक्सट्रैक्ट होते हैं। एंड होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।